BTTH डिसाइपल कैशबैक सिस्टम चैप्टर 341 टू 360 अध्याय 341 दो नौ श्रेणी के खजाने। स्वर्गीय सर्प तकनीक सिखाना। महाराज उत्सुकता भरी पुकारे भव्य हॉल में गूहे और रानी मेडुसा के कानों तक पहुंची। इन पुकारों को सुनकर गूहे ने 500 साल पुरानी साधना की जांच करने के अपने विचारों को कुछ समय के लिए अलग रख दिया। उसकी आंखें रानी मेडुसा पर पड़ी। मैं ठीक हूँ, हुआ शेख र और अन्य सांप लोगों को उन्हें परेशान करने से रोकने के लिए रानी मेडुसा ने अपने लाल होठों को थोड़ा सा खोला। तुरंत राजसी और शीतलता से भरी एक आवाज मंदिर के भीतर से गूंजी और जल्दी से इसकी दीवारों से परे फैल गई। जैसे ही यह आवाज गूंजी, हुआ शेख र सहित सभी सांप लोग अभिभूत हो गए और सीधे खड़े भी नहीं हो सके। सभी ने खुद को जमीन पर गिरा लिया। महाराज पहले से कई गुना अधिक शक्तिशाली हो गए हैं। हमारे सांप लोगों के कबीले का उदय अब अजय होगा। हुआ शेख र के चेहरे पर अचानक खुशी की लहर दौड़ गई क्योंकि उसने उस आवाज से निकलने वाले शक्तिशाली दबाव को महसूस किया। कैयर, तुम कैसा महसूस कर रही हो? रानी मेडुसा की आवाज बंद होने के बाद गूहे ने उसकी हालत के बारे में पूछा। मास्टर, कैयर ने लगभग इस शक्ति को अवशोषित कर लिया है। रानी मेडुसा ने गूहे के सवाल का गंभीरता से जवाब दिया। कैयर आगे बढ़ने से पहले थोड़ा हिचकिचाई, लेकिन क्या इस शक्ति हस्तांतरण का आप पर कोई प्रभाव पड़ेगा? मास्टर, ये कुछ भी नहीं है। मैंने आपको सिर्फ आधे साल की साधना सौंपी, फिर भी इससे आपकी लगभग 10 साल की मेहनत बच गई। यह एक बहुत बड़ी बात है। रानी मेडुसा की चिंता सुनकर गूहे ने अपना हाथ हिलाया। इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आधे साल की साधना ने मेरा स्तर 9 सितारा डू पूर्वज तक बढ़ा दिया है। मास्टर वास्तव में कोई साधारण डू वेनेरेट विशेषज्ञ नहीं है। जब उसने गूहे के शब्दों को सुना तो रानी मेडुसा उसकी ताकत की प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पाए और साथ ही वह गहराई से प्रभावित हुई। आखिरकार उसने कभी किसी मजबूत विशेषज्ञ को अपनी मेहनत का फल इस तरह से किसी शिष्य को देते हुए नहीं देखा था। मास्टर, आप कैयर के प्रति इतने दयालु रहे हैं, मैं ये भी नहीं जानती कि आपका बदला कैसे चुकाऊं। इस विचार के साथ रानी मेडुसा की आवाज भावनाओं से भर गई। पहले ठंडा, कुलीन और तेजस्वी चेहरा अब कुछ हद तक नाजुक और कमजोर दिखाई देने लगा। गूहे ने धीरे से उसके चिकने बालों में अपना हाथ फेरा, उसे दिलासा देते हुए कहा, ठीक है, इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। मुझे बदले में कुछ भी उम्मीद नहीं है। जब तक आप अपनी ताकत को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत करते रहेंगे, मैं बहुत प्रसन्न रहूंगा। मास्टर, मैं निश्चित रूप से कड़ी मेहनत करूंगी और आपको निराश नहीं करूंगी। रानी मेडुसा ने ईमानदारी से वादा किया। अच्छा, अब मेरे पास आपके लिए दूसरा उपहार है। ये कहने के बाद गूहे ने सिस्टम स्पेस से एक काली जेड बोतल निकाली और उसे रानी मेडुसा को सौंप दिया, जो सिंहासन पर बैठी थी। ये देखकर रानी मेडुसा ने बोतल को पकड़ने के लिए अपनी पतली भुजा को आगे बढ़ाया और बिना किसी हिचकिचाहट के ढक्कन खोल दिया। तुरंत औषधीय गोलियों की एक समृद्ध और ताज़ा खुशबू हवा में भर गई। मास्टर, यह क्या है? गोली के भीतर निहित अपार ऊर्जा को महसूस करते हुए रानी मेडुसा ने उत्सुकता से पूछा। यह एक 7 रैंक की गोली है, ब्रेकिंग सॉवरेन पिल। इससे एक शीर्ष डू पूर्वज विशेषज्ञ के डू वेनेरेट स्तर तक पहुंचने की संभावना बढ़ सकती है। गूहे ने समझाया। एक 7 रैंक की गोली, ब्रेकिंग सॉवरेन पिल। चूंकि यह रानी मेडुसा की पहली बार 7 रैंक की गोली देखने का अनुभव था, इसलिए उसकी प्रतिक्रिया तीव्र थी। लेकिन उस पल उसे अचानक गूहे के पिछले परिचय की याद आ गई। मास्टर एक कीमिया सम्राट है जो 8 रैंक की गोलियों को भी परिष्कृत कर सकता है, इसलिए मुझे केवल 7 रैंक की गोली से क्यों आश्चर्य होना चाहिए। खुद को शांत करने के लिए मजबूर करते हुए रानी मेडुसा ने एक गहरी सांस ली, ध्यान से जेड की बोतल को बंद किया और उसे दूर रख दिया। जैसे ही रानी मेडुसा अभी भी सदमे में थी, गूहे को एक साथ सिस्टम से एक सूचना मिली। डिंग, मेजबान को 7वें शिष्य कैलिन को एक 7वीं रैंक की गोली, ब्रेकिंग सॉवरेन पिल उपहार में देते हुए पाया गया है। मेजबान को 10,000 गुना रिटर्न प्राप्त करने 9वीं रैंक की खजाने की गोली, बोधि पुनर्जन्म की गोली प्राप्त करने के लिए बधाई। बोधि पुनर्जन्म की गोली सिस्टम स्पेस में पहुंचा दी गई है। कृपया इसे जांचें। मेजबान, बोधि पुनर्जन्म की गोली, यह एक ऐसी गोली है जो हाफ सेन तक पहुंचने की संभावना को 50% तक बढ़ा सकती है, जो 8वीं रैंक की बोधि गोली के प्रभावों से कई गुना अधिक है। इस गोली की शक्ति इतनी उल्लेखनीय थी कि गूहे भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। ब्रेकिंग सॉवरेन पिल को उपहार में देने के बाद गूहे ने तुरंत एक और 7वीं रैंक की गोली निकाली, इस बार एक विशेष उपचार में। सिस्टम के 10,000 गुना रिटर्न के बाद गूहे को एक और 9वीं रैंक की खजाने की गोली मिली, जिसमें उपचार के गुण भी थे। मास्टर, आपका शिष्य 3 उपहारों के लिए ईमानदारी से आपका धन्यवाद करता है। इस गोली को प्राप्त करने पर रानी मेडुसा ने गूहे के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त की। उसकी प्रतिक्रिया देखकर गूहे ने जल्दी से कहा, अभी मुझे धन्यवाद मत दो, और भी है। और मास्टर, मैं पहले मजाक कर रहा था। आपका शिष्य इतना लालची नहीं है। मैं पहले से ही 3 उपहारों से बहुत संतुष्ट हूँ। अपनी पिछली बातचीत को याद करते हुए रानी मेडुसा ने गूहे को आश्वस्त करने की कोशिश करते हुए जल्दी से समझाया। उसकी कुछ हद तक चिंतित प्रतिक्रिया को देखते हुए गूहे ने अचानक एक सख्त भाव धारण किया और कहा, एक उपहार है। अब मैं तुम्हें एक साधना तकनीक सिखाने जा रहा हूँ। क्या तुम वह तकनीक सीखने से इनकार करोगे जो मैं तुम्हें देने वाला हूँ? गूहे के व्यवहार में अचानक आए बदलाव को देखकर रानी मेडुसा कुछ पल के लिए असमंजस में पड़ गई। हालांकि वह समझ गई कि साधना तकनीक वह सबसे बड़ी मदद है जो गुरु अपने शिष्य को दे सकता है। इसे सीखने से इनकार करना लगभग अवज्ञा का कार्य माना जाएगा। थोड़ा घबराते हुए उसने जल्दी से जवाब दिया, गुरु, आप गलत समझ रहे हैं। मेरा मतलब यह नहीं था। अगर आपका मतलब यह नहीं था तो खुद को तैयार कर लें। गूहे ने आगे कुछ नहीं कहा और सीधे कैलिन के चिकने माथे की ओर अपना हाथ बढ़ाया। तैयार हो। गूहे की हरकतों को देखकर रानी मेडुसा तुरंत उलझन में पड़ गई। इस बार उसने अपनी आंखें बंद नहीं की, बल्कि गूहे के हाथ को सीधे देखा, जो उसके शरीर से संपर्क कर रहा था।
जैसे ही गूही का हाथ उसके माथे को छूता है, उसके दिमाग में बहुत सारी अजीबोगरीब जानकारी उमड़ पड़ती है। स्वर्गीय सर्प तकनीक, स्वर्ग स्तरीय शुरुआती तकनीक। जैसे ही उसने अपने दिमाग में भर रही जानकारी को आत्मसात किया, रानी मेडुसा के पास ये सोचने का समय नहीं था कि गूहे के पास सांप लोगों के लिए उपयुक्त स्वर्ग स्तरीय तकनीक क्यों थी, या वह इसे ऐसे असामान्य तरीके से सीधे उसके दिमाग में कैसे स्थानांतरित कर सकता था। उसे अपनी सारी मानसिक ऊर्जा उस विशाल जानकारी को संसाधित करने पर केंद्रित करनी थी जो उसे अभी अभी मिली थी। गूहे ने रानी मेडुसा को साधना तकनीक देने के लिए अब तक इंतजार किया, क्योंकि स्वर्गीय सर्प तकनीक सिस्टम की वापसी का एक उत्पाद थी और इसे फिर से वापस नहीं किया जा सकता था। इसलिए उन्होंने 3 वापसी अवसरों का उपयोग करने के बाद ही स्वर्गीय सर्प तकनीक को सामने लाया। इस स्वर्गीय सर्प तकनीक के साथ रानी मेडुसा की विकास गति उसकी पिछली दर से कहीं आगे निकल जाएगी। बस एक संक्षिप्त क्षण के बाद गूहे ने अपना हाथ वापस खींच लिया। स्वर्गीय सर्प तकनीक की सभी सामग्री को रानी मेडुसा के दिमाग में स्थानांतरित कर दिया। अध्याय 342 कैलिन, मास्टर, मुझे लगता है कि मैंने ये ज़ेड तावीज़ पहले भी देखा है। अध्याय 342 कैलिन, मास्टर, मुझे लगता है कि मैंने ये ज़ेड तावीज़ पहले भी देखा है। थोड़ी देर बाद गूहे ने अपना हाथ वापस खींच लिया। स्वर्गीय सर्प कला के बारे में सारी जानकारी सीधे रानी मेडुसा के दिमाग में पहुंचा दी। हालांकि गूहे ने खुद स्वर्गीय सर्प कला का पूरी तरह से पता नहीं लगाया था, इसलिए वह रानी मेडुसा को कोई अंतर्दृष्टि प्रदान नहीं कर सका। सारी साधना और समझ उसके अपने प्रयासों पर निर्भर करेगी। जब रानी मेडुसा अभी भी अपने दिमाग में जानकारी को संसाधित कर रही थी, गूहे ने अपनी चेतना को सिस्टम स्पेस में जाने दिया। इस समय सिस्टम स्पेस के केंद्रीय क्षेत्र में गहरे काले रंग की एबिसल डायमंड फ्लेम और चमकदार ग्रीन लोड सेक्रेट फ्लेम के बीच एक गहरे बैंगनी रंग का ऊर्जा द्रव्यमान, जो लगभग 2 लपटों के समान आकार का था, दिखाई दिया था। इस विशाल ऊर्जा द्रव्यमान के दोनों ओर 2 अजीब दिखने वाले छोटे जानवर थे। 500 साल की साधना। बड़े गहरे बैंगनी ऊर्जा द्रव्यमान को घूरते हुए गूहे मदद नहीं कर सका और मुश्किल से निगल पाया। इतनी बड़ी मात्रा में ऊर्जा, अगर मैं इसे पूरी तरह से परिष्कृत और अवशोषित कर सकता हूँ तो मैं सीधे 9 सितारा डू वेनेरेट स्तर पर पहुंच सकता हूँ। हालांकि इतने बड़े ऊर्जा स्रोत को परिष्कृत करने के लिए बंद कमरे में साधना की लंबी अवधि की आवश्यकता होगी, जिसे गूहे ने जल्द ही शुरू करने की योजना नहीं बनाई थी, इसलिए इस ऊर्जा द्रव्यमान को बाद में इंतजार करना होगा। गहरे बैंगनी ऊर्जा द्रव्यमान से अपनी नजर हटाते हुए 9वीं श्रेणी के खजाने की गोलियों से बने 2 अजीबोगरीब गोली जानवरों ने भी गूहे के दिल में उत्साह जगाया। 9 रंग की रहस्यमय जीवन गोली सहित जो उसे जियान से वापस मिली थी, गूहे के पास अब 3 9वीं श्रेणी के खजाने की गोलियां थीं। यहाँ तक कि गोली टॉवर के शीर्ष व्यक्तियों के पास भी शायद इतनी दौलत न हो। अगर 7वीं श्रेणी की गोली इतनी शक्तिशाली गोलियां लौटा सकती है, तो 8वीं श्रेणी की गोली किस तरह की कीमती गोलियां लौटा सकती है। गूहे प्रत्याशा की भावना महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। गुरु, वो किस तरह की विधि थी? आप एक साधना तकनीक के बारे में सारी जानकारी सीधे मेरे दिमाग में स्थानांतरित करने में सक्षम थे। जैसे ही गूहे अपनी स्थिति पर आश्चर्यचकित हो रहा था, रानी मेडुसा ने आखिरकार अपने दिमाग में जानकारी को संसाधित करना समाप्त कर दिया। गूहे को घूरते हुए उसकी खूबसूरत आंखें जिज्ञासा से भर गईं। रानी मेडुसा ऊर्जा संचरण को समझ सकती थी, जैसे कि साधना को आगे बढ़ाना, क्योंकि ऐसी किंवदंतियां थी कि शक्तिशाली व्यक्ति अपनी सारी साधना को अपने उत्तराधिकारियों को सौंपने के लिए गुप्त तकनीकों का उपयोग करते थे। रानी मेडुसा की निगाह को देखते हुए गूहे ने तुरंत अपनी चेतना को सिस्टम स्पेस से हटा लिया। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी और वह बोला, पेयर, तुम्हें उस तकनीक के बारे में कैसा लगा जो मैंने तुम्हें अभी अभी दी है? ऐसा लगता है कि मास्टर उस चमत्कारी विधि के बारे में बताना नहीं चाहते। गूहे के शब्दों को सुनकर रानी मेडुसा ने अन्य मामलों पर ध्यान न देने का फैसला किया। इस समय वह केवल इतना जानती थी कि गूहे वास्तव में उसकी परवाह करता था और उसका पालन पोषण करना चाहता था। मास्टर, हालांकि यह स्वर्गीय सर्प कला जटिल है, लेकिन ये सांप लोगों के लिए साधना करने के लिए बहुत उपयुक्त है। कैयर को इसे समझने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। रानी मेडुसा ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया। चूंकि आप इतने आश्वस्त हैं, इसलिए मैं निश्चिंत हो सकती हूँ। रानी मेडुसा के आत्मविश्वास भरे व्यवहार को देखकर गूहे ने संतोष में सिर हिलाया और फिर आगे कहा, कैयर, अब जब मैंने ये तकनीक तुम्हें दे दी है तो मैं शायद यहाँ ज्यादा समय तक नहीं रह पाऊंगा। आह मास्टर, तुम अभी अभी आए हो और अब तुम जा रहे हो। कृपया कुछ और दिन रुको और कैयर को तुम्हारी अच्छी देखभाल करने दो। ये सुनकर कि गूहे जाने की योजना बना रहा है, रानी मेडुसा को अचानक अपने दिल में एक खालीपन महसूस हुआ। उसने जल्दी से गूहे का हाथ पकड़ा और उससे रुकने की विनती की। सेवा करो। रानी मेडुसा के मुंह से ये 2 शब्द सुनकर गूहे की अभिव्यक्ति क्षण भर के लिए रुक गई। उस पल जब उसने रानी मेडुसा की मनमोहक आकृति को देखा, हवा में मीठी खुशबू को सूंघा और उसके हाथ के कोमल स्पर्श को महसूस किया, गूहे अपने भीतर एक आग को उठते हुए महसूस किए बिना नहीं रह सका। आहम। धीरे से अपना गला साफ करते हुए गूहे ने अपने मन में अजीब विचारों को दबा दिया और खुद को शांत रहने के लिए मजबूर किया। जब उसने कहा, पेयर, मैं इस बार इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला संभालना है। यदि आप मुझे जल्दी देखना चाहते हैं तो अपनी साधना पर कड़ी मेहनत करें और जितनी जल्दी हो सके डू वेनेरेट दायरे में प्रवेश करने का प्रयास करें। मास्टर, अगर मैं डू वेनेरेट दायरे में प्रवेश कर गया तो क्या आप वापस आएंगे? लेकिन अगर आप उस सफलता को प्राप्त करने तक वापस नहीं आए तो मैं आपको खोजने कहाँ जाऊँ? रानी मेडुसा ने फिर भी गूहे का हाथ नहीं छोड़ा। उसकी आंखें आशा से भरी हुई थी और उसने पूछा, यह? रानी मेडुसा के लगातार सवालों का सामना करते हुए गूहे ने खुद को कुछ पल के लिए उलझन में पाया कि कैसे जवाब दिया जाए। अचानक उसे एक विचार सूझा। उसने धीरे धीरे अपने सिस्टम स्पेस से एक बैंगनी ज़ेड तावीज़ निकाला और उसे रानी मेडुसा को सौंप दिया। कैयर, इस ज़ेड तावीज़ को सुरक्षित रखें। भविष्य में चाहे आप डू वेनेरेट दायरे में घुस जाएं या किसी ऐसी समस्या का सामना करें जिसे आप हल नहीं कर सकते, बस इस तावीज़ को कुचल दें और मैं तुरंत आपके पास आ जाऊंगी। क्या ये तावीज़ वाकई इतना चमत्कारी है?
गू ही की व्याख्या सुनकर रानी मेडुसा ने उसका हाथ छोड़ दिया और अपने हाथों में ताबीज को ध्यान से जांचा। कुछ देर तक इसका अध्ययन करने के बाद अचानक रानी मेडुसा के दिमाग में एक दृश्य कौंधा। छवि में एक युवक ने इस जैद ताबीज के समान एक वस्तु को कुचल दिया और एक भयानक रूप से शक्तिशाली सफेद वस्त्र पहने हुए व्यक्ति ने उस स्थान पर पतली हवा से प्रकट होकर देखा जहां ताबीज टूट गया था। मास्टर, मुझे लगता है कि मैंने ये जैद ताबीज पहले कहीं देखा है, रानी मेडुसा ने आश्चर्य से कहा। उसका छोटा सा मुंह थोड़ा खुला हुआ था। अच्छा नहीं, मैं लगभग भूल ही गई थी कि बदमाश लियूलिंग ने कैलिन के ठीक सामने एक शून्य जैद ताबीज का उपयोग करके मुझे बुलाया था। रानी मेडुसा के शब्दों पर गूहे का दिल दहल गया। खुद को शांत रखने के लिए मजबूर करते हुए गूहे ने जिज्ञासा दिखाते हुए धीरे से पूछा, ओह कैर, आपने ऐसा ताबीज कहाँ देखा है? मेरे जैसे मजबूत साधक के लिए भी ऐसा ताबीज बनाना कोई आसान काम नहीं है। मैंने इसे उस सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति के शिष्य पर देखा। रानी मेडुसा ने पूरी प्रक्रिया को याद किया कि कैसे उसे सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति ने पकड़ लिया था। तो यह वही था। उसकी साधना मुझसे भी ज्यादा मजबूत है, इसलिए शून्य जैद ताबीज बनाना स्वाभाविक रूप से उसके लिए एक आसान काम होगा। गूहे ने एहसास का दिखावा किया, फिर एक गंभीर भाव के साथ कहा, कैर, जब तक मैं दूर हूँ, जब तक सांप लोग जियामा साम्राज्य को भड़काते नहीं हैं, तब तक वह सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति अपने वचन से पीछे नहीं हटेगा और आपको फिर से नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसलिए यह जरूरी है कि आप अपने लोगों को अच्छी तरह से प्रबंधित करें, अन्यथा। सांप लोगों के अस्तित्व को छूते हुए गूहे के शब्दों ने रानी मेडुसा का ध्यान सफलतापूर्वक हटा दिया। आखिरकार उस सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति की ताकत ऐसी थी जिसका मुकाबला उसके स्वामी भी नहीं कर सकते थे। मास्टर, चिंता मत करो, मैं अब से अपने लोगों पर सख्ती से नियंत्रण रखूंगी। जब तक हमारे पास पर्याप्त ताकत नहीं होगी, हम जियामा साम्राज्य के साथ किसी भी संघर्ष में शामिल नहीं होंगे, रानी मेडुसा ने सावधानी और दृढ़ संकल्प के साथ जवाब दिया। अध्याय 343, पति पत्नी का पुनर्मिलन। मास्टर, निश्चिंत रहें, अब से कैर हमारे लोगों को सख्ती से नियंत्रित करेगा। जब तक हमारे पास पर्याप्त ताकत नहीं होगी, हम फिर कभी जियामा साम्राज्य के साथ संघर्ष को भड़काएंगे नहीं, रानी मेडुसा ने घबराहट के साथ कहा। मुझे विश्वास है कि आप इसे अच्छी तरह से प्रबंधित करेंगे, गूहे ने सिर हिलाया। फिर एक अनुस्मारक जोड़ा, कैर, यदि स्नैक पीपल जनजाति वास्तव में वर्तमान कठोर जीवन स्थितियों से बचना चाहती है, तो आपको जरूरी नहीं कि मानव साम्राज्यों पर हमला किया जाए। दानव जानवर पर्वत श्रृंखला के विशाल संसाधन भी प्रचुर मात्रा में है और रहने के लिए एक अच्छी जगह हो सकती है। गूहे की याद दिलाने पर रानी मेडुसा गहरी सोच में पड़ गए और झिझकते हुए जवाब दिया, मास्टर, मैं आपकी कही बात को याद रखूंगी, लेकिन दानव जानवर पर्वत श्रृंखला के किनारों पर बड़े साम्राज्यों ने किलेबंदी कर रखी है। अगर हम वहां से गुजरेंगे तो मुझे डर है कि ये ऐसे मामले हैं जिनके लिए आपको खुद ही बातचीत करनी होगी। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपनी ताकत को बेहतर बनाना है। एक बार जब आप शक्तिशाली हो जाएंगे तो आपकी सौदेबाजी की शक्ति बढ़ जाएगी। ये कहने के बाद गूहे ने रानी मेडुसा को विदा किया। आपको इस पर ध्यान से विचार करना चाहिए, मुझे अब विदा लेनी चाहिए। शिष्य सम्मानपूर्वक मास्टर को विदा करता है। ये जानते हुए कि गूहे जाने के लिए दृढ़ संकल्पित है, रानी मेडुसा ने उसे और अधिक रोकने की कोशिश नहीं की। इसके तुरंत बाद रानी मेडुसा की चौकस निगाहों के सामने गूहे के चारों ओर का स्थान विकृत हो गया और वह उसकी आंखों के सामने गायब हो गया। हुआ शेखर, अब आप अंदर आ सकते हैं। गूहे के चले जाने के बाद रानी मेडुसा ने अपने निजी सर्प लोगों के रक्षकों को बुलाया। उनका व्यवहार कुलीन और अलग थलग रानी जैसा हो गया। उसकी पुकार सुनकर हुआ शेखर ने जल्दी से रक्षकों को मंदिर में ले गया। ... इस बीच सर्प लोगों के मंदिर को छोड़ने के बाद गूहे ने यून लैंड संप्रदाय में लौटने की योजना बनाई। मैं काफी समय से बाहर हूँ, मुझे आश्चर्य है कि रेयुन लैंड संप्रदाय में कैसा कर रहा है। ब्लैक स्केल आइस सर्प की पीठ पर खड़े होकर गूहे के दिमाग में हरे रंग की एक सुंदर आकृति दिखाई देती रही। कुछ ही समय बाद गूहे जिस आकृति के बारे में सोच रहा था वह अचानक स्टोन डेजर्ट सिटी के बाहर आसमान से ऊपर टैगोर रेगिस्तान के किनारे पर दिखाई दी। स्नैक पीपल सेना द्वारा हाल ही में किए गए आक्रमण के कारण स्टोन डेजर्ट सिटी के सैनिक और नागरिक अत्यधिक सतर्क थे। जैसे ही उन्होंने तेजी से आती हरी रोशनी देखी, कई सैनिकों ने अपने हथियार निकाले और जल्दी से किसी को लियूलिंग को सूचित करने के लिए भेजा। लॉर्ड कासिडा, शहर के बाहर एक अज्ञात मजबूत व्यक्ति प्रतीत होता है, कृपया कमांडर लियू को जल्दी से सूचित करें। एक सैनिक शहर की दीवार से सबसे बड़े भाई भाड़ी के समूह के मुख्यालय की ओर भागा, लेकिन जैसे ही उसने कासिडा से बात की, हरा रंग का आंकड़ा पहले ही उनके बेस से कुछ दूर आसमान में दिखाई दे चुका था। वह पहले से ही यहाँ है। सैनिक ने आतंक में आकाश की ओर इशारा किया। कासिडा और उसके बगल में भाड़े के सैनिकों ने ऊपर देखा। यून के आगमन ने तुरंत शहर में कुछ हलचल पैदा कर दी। इस समय सबसे बड़े भाई भाड़े के समूह के मुख्यालय में लियूलिंग के आंगन के भीतर अचानक ऊर्जा का एक भयानक उछाल आया। आंगन के चारों ओर ऊर्जा अवरोध एक जोरदार धमाके के साथ टूट गया। ये लियूलिंग है, वह वास्तव में डूकिंग के पास से होकर गुजरा है। आसमान में यून अचानक ऊपर की ओर उड़ते हुए युवा आकृति के प्रकट होने से चकित थी। उसने जल्दी से अपने हरे पंख फड़फड़ाए और आंगन की ओर उड़ गई। मैं देखना चाहती हूँ कि कौन इस पर अतिक्रमण करने की हिम्मत करता है। मास्टर की पत्नी यहाँ क्यों है? आगे बढ़ती हरी आकृति को देखकर लियूलिंग की अभिव्यक्ति जम गई और उसने जल्दी से अपने द्वारा कहे जाने वाले शब्दों को निगल लिया। लियूलिंग मास्टर की पत्नी को नमस्कार करता है। लियूलिंग, जो हवा में उड़ गया था, ने सम्मानपूर्वक यून को सलाम किया। हालांकि यून और गूहे के बीच के रिश्ते को सार्वजनिक नहीं किया गया था, लेकिन लियूलिंग को गूहे से पहले ही इसके बारे में पता चल गया था। इस समय लियूलिंग के बगल में खड़े जियाओजिन के चेहरे पर एक मूर्खतापूर्ण मुस्कान दिखाई दी। कुछ हद तक बचकानी आवाज में उसने पुकारा, जियाओजिन मालकिन को बधाई देता है। लियूलिंग, आपने हाल ही में अपनी ताकत में बहुत प्रगति की है।
जैसे ही वो पास आए, यून को लियू लिंग द्वारा मास्टर की पत्नी के रूप में संबोधित किए जाने पर शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई। इसके बजाय वह शांति से मुस्कुराए और उसकी प्रशंसा की। फिर उसने उत्सुकता से लियू लिंग के बगल में सुनहरे बालों वाले लड़के को देखा। छोटा, तुम कौन हो? तुमने मुझे मालकिन क्यों कहा? यून ने हल्की हंसी के साथ पूछा। मालकिन, मैं ज़ियाओ जिन हूँ, मास्टर का पालतू। मास्टर ने मुझे भाई लियू की रक्षा के लिए भेजा है। ज़ियाओ जिन ने यून के सवाल का सच्चाई से जवाब दिया। ज़ियाओ जिन के शब्दों को सुनकर यून ने तुरंत अनुमान लगाया कि वह जिस मास्टर का उल्लेख कर रहा था वह गुहे था। उसने जल्दी से पूछा, तुम्हारे गुरु अब कहाँ हैं? गुरु कहाँ गए? मुझे नहीं पता कि गुरु कहाँ जा रहे हैं। ज़ियाओ जिन ने अपना सिर हिलाया, कुछ हद तक असहाय होकर लियू लिंग की ओर देखा। गुरु की पत्नी, क्या गुरु हमेशा संप्रदाय में नहीं थे? क्या उन्होंने इस बार जाने से पहले तुम्हें सूचित नहीं किया? लियू लिंग ने असमंजस में पूछा। तुम तीनों को प्रशिक्षण के लिए बाहर भेजने की व्यवस्था करने के बाद तुम्हारे गुरु भी चले गए और अभी तक वापस नहीं आए हैं। यून ने समझाया। तो गुरु इतने लंबे समय से चले गए हैं, लेकिन गुरु कुछ दिन पहले ही यहाँ थे। यून की बातें सुनकर लियू लिंग ने गुहे की यात्रा के बारे में सब कुछ बता दिया। तुम्हारा मतलब है ये शून्य ज़ेड तावीज़ वास्तव में मेरे पति को बुला सकता है? लियू लिंग की व्याख्या सुनने के बाद यून ने धीरे से कहा। फिर एक शून्य ज़ेड तावीज़ तेजी से उसके हाथ में दिखाई दिया। हाँ, लेकिन इस तावीज़ द्वारा बुलाया गया प्रक्षेपण ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे तक ही रह सकता है। लियू लिंग ने सिर हिलाया और समझाया। आधा घंटा? हो। लियू लिंग की पुष्टि प्राप्त करने के बाद यून ने अब और संकोच नहीं किया। उसने अपनी हथेली से धीरे से बल लगाया और बैंगनी तावीज़ को कुचल दिया। जैसे ही यून ने शून्य ज़ेड तावीज़ को कुचला, गुहे का प्रक्षेपण तुरंत आकाश से नीचे उतर आया। यून, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? प्रक्षेपण आने से पहले गुहे ने सोचा कि लियू लिंग फिर से खतरे में है, लेकिन जैसे ही उसने यून की आकृति देखी, उसकी भौहें तुरंत ढीली हो गई। बहुत खुश होकर वह यून के पास गया, उसके चेहरे को सहलाने के लिए आगे बढ़ा। अगर लियू लिंग और जियो जिन मौजूद नहीं होते तो गुहे बिना किसी हिचकिचाहट के उसे गले लगा लेता। यून, मैं बस तुम्हारे बारे में सोच रहा था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुमने इस समय शून्य ज़ेड तावीज़ को कुचल दिया। ऐसा लगता है कि हमारे विचार वास्तव में एक जैसे थे, गुहे ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि उसने यून की चुप्पी और उसकी आंखों में आंसू भरते हुए देखा। पति, क्या ये तुम्हारा असली रूप है? अपने गाल पर हाथ की गर्माहट महसूस करते हुए यून ने उसे कसकर पकड़ने के लिए अपना हाथ उठाया। नहीं, ये सिर्फ एक प्रक्षेपण है। मेरा असली रूप मूल रूप से यून लैन संप्रदाय के रास्ते पर था, लेकिन जब से मुझे पता चला कि तुम यहाँ हो, मैं स्वाभाविक रूप से पहले यहाँ आया। गुहे ने अपना सिर हिलाया और समझाया। ज़ियाओ जिन, घूरना बंद करो, चलो चलते हैं। यून और गुहे को एक दूसरे के करीब झुकते हुए देखकर लियू लिंग ने समझदारी से ज़ियाओ जिन का हाथ पकड़ा और नीचे की ओर उड़ गया। अध्याय 345, दानव पशु पर्वत श्रृंखला में युद्ध। कुछ समय पहले मैंने ग्रीन लॉर्ड स्कोर फ्लेम का एक निशान देखा था। अब ऐसा लगता है कि फ्लेम को संभवतः उसने ले लिया है, याओ लाओ ने बहुत निश्चितता के साथ कहा। याओ लाओ के शब्दों को सुनकर ज़ियाओ यान ने आँख भरी। ऐसा लगता है कि ग्रीन लॉर्ड स्कोर फ्लेम मेरे लिए किस्मत में नहीं है। ज़ियाओ यान की कुछ हद तक उदास अभिव्यक्ति को देखकर याओ लाओ ने अचानक पूछा, ज़ियाओ यान, क्या आपको फ्लेम मंत्र की साधना करने का पछतावा है? याओ लाओ ने यह इसलिए पूछा क्योंकि अब तक फ्लेम मंत्र ने किसी भी प्रकार की स्वर्गीय ज्वाला को अवशोषित नहीं किया था, यहाँ तक कि 20 फ्लेम को भी नहीं, जिससे ये निम्न स्तरीय पीली श्रेणी में बना रहा, जिसने ज़ियाओ यान की साधना की गति को गंभीर रूप से बाधित किया। शिक्षक, याओ लाओ के प्रश्न को सुनकर ज़ियाओ यान हिचकिचाया, गहरे विचार में डूब गया। ज़ियाओ यान की चुप्पी देखकर याओ लाओ ने थोड़ा दोषी महसूस करते हुए कहा, ज़ियाओ यान, अगर तुम्हें अब इसका पछतावा है तो तुम दूसरी साधना पद्धति अपना सकते हो। गुरु, मुझे इसका पछतावा नहीं है। जब याओ लाओ ने दूसरी साधना पद्धति अपनाने का जिक्र किया तो ज़ियाओ यान की आंखें अचानक दृढ़ हो गईं। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, अगर मेरे पास पर्याप्त शक्ति नहीं है तो मैं जुनर के परिवार की स्वीकृति कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? आपने एक बार मुझसे कहा था कि केवल ज्वाला मंत्र की साधना करके ही मैं उस तरह की शक्ति प्राप्त कर सकता हूँ। मुझे आपके निर्णय पर विश्वास है गुरु। ज़ियाओ यान के शब्दों को सुनकर याओ लाओ की आंखें उत्साह से चमक उठी और उसने कहा, अच्छा, चूंकि तुम्हें इसका पछतावा नहीं है तो चलो वापस पटरी पर आते हैं। ग्रीन लॉर्ड स्कोर फ्लेम के बिना भी मैं तुम्हें एक और स्वर्गीय ज्वाला खोजने में मदद कर सकता हूँ। हाँ, याओ लाओ से प्रोत्साहित होकर ज़ियाओ यान ने अपनी पीठ सीधी की और तेजी से तपती रेत पर दौड़ना शुरू कर दिया, उस जगह की ओर बढ़ रहा था जहाँ उसने ज़ियाओ डेंग और ज़ियाओ ई से मिलने के लिए सहमति जताई थी। विशाल दानव जानवर पर्वत श्रृंखला में एक विशाल काली स्केल वाला ड्रैगन आकाश में उड़ रहा था, जो जंगल के ऊपर से गुजरते हुए सूरज को रोक रहा था। नीचे जंगल में अनगिनत दानव जानवर भयानक आभा को महसूस करते हुए खुद को जमीन पर गिरने से नहीं रोक पाए। यानरान की ताकत के साथ उसे उच्च स्तरीय दानव जानवरों के निवास वाले क्षेत्रों में नहीं जाना चाहिए था। ब्लैक स्केल्ड फ्रीजिड पायथन की पीठ पर खड़े होकर गुहे ने शांति से यून को स्थिति का विश्लेषण किया, उनके चारों ओर भयानक दानव जानवरों को अनदेखा किया। इस समय उन दोनों से 100 मील से भी कम दूरी पर एक पहाड़ी खड्ड में नालन यानरान एक लंबे सफेद गाउन में सजे हुए एक गहन युद्ध में लगे हुए थे। खड्ड के तल पर 3 राक्षस जानवर, जिनमें से प्रत्येक लगभग 3 मीटर लंबा और तेंदुए जैसा दिखता था, ने नलन यानरान को घेर लिया था। उनकी आंखें शिकारी इरादे से उस पर टिकी हुई थी। ये 3 जानवर कुख्यात चौथी श्रेणी के राक्षस जानवर थे, जिन्हें रक्तपिपासु दानव तेंदुए के रूप में जाना जाता था, और उनमें से एक तो चौथी श्रेणी के मध्य तक भी पहुंच गया था। नलन यानरान 1 साल की साधना के बाद अभी डू ग्रैंड मास्टर चरण के शिखर पर पहुंची थी। ये परेशानी भरा होने वाला है। 3 रक्तपिपासु दानव तेंदुओं को अपने जबड़े चौड़े करके खतरनाक आंखों से चमकते हुए देखकर नलन यानरान को तनाव का एहसास हुआ।
हालांकि उसे पहले भी चौथी रैंक के राक्षस जानवरों को हराने का अनुभव था, लेकिन इस बार मामला अलग था। उस पर एक साथ 3 लोगों ने हमला किया, जिसमें से एक चौथी रैंक का था। अगर उसकी वायु विशेषता डूकी हुई न होती, जो उसे चपलता प्रदान करती है, तो वह पहले ही गंभीर रूप से घायल हो चुकी होती। दहाड़ तनावपूर्ण गतिरोध में राक्षस तेंदुओं में से एक ने अचानक हमला किया, हवा में 10 मीटर की छलांग लगाई। उसके तीखे पंजे नालन यानरान की स्थिति की ओर बढ़ रहे थे। उस पल में नालन यानरान की आकृति टिमटिमा उठी और उसकी तलवार के एक तेज झटके के साथ तलवार की रोशनी का एक विस्फोट हुआ, जिससे राक्षस तेंदुए के सामने के पंजे पर एक घाव हो गया। हालांकि वह केवल 2 ग्रैंड मास्टर चरण के चरम पर थी, लेकिन उसकी वायु विशेषता द्वारा दी गई शक्तिशाली काटने की क्षमता ने उसे 3 राक्षस जानवरों को महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचाने की अनुमति दी। इसके अलावा हाल ही में लड़ी गई सभी लड़ाइयों के बाद उसने युद्ध के अनुभव का खजाना जमा कर लिया था, जिससे वह लड़ाई के दौरान अपने दुश्मनों की कमजोरियों को जल्दी से पहचान कर उनका फायदा उठा सकती थी। दहाड़ पहला राक्षस तेंदुआ अपना हमला चूकने के बाद बाकी 2 तेजी से लड़ाई में शामिल हो गए। नालन यानरान इन 3 चौथे दर्जे के राक्षस जानवरों के अथक हमले के तहत हर बार उनके हमलों से बाल बाल बच गई। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, उसकी डुक्यूई का सेवन करने की दर तेजी से बढ़ती गई। हालांकि उसके हमलों ने राक्षस तेंदुओं को काफी नुकसान पहुंचाया था, लेकिन वे उन्हें गिराने के लिए पर्याप्त नहीं थे। इसके बजाय चोटों ने जानवरों को और भी क्रोधित कर दिया, जिससे उनके हमले और भी ज्यादा क्रूर हो गए। लानत है, घायल होने के बाद जानवरों को और भी ज्यादा आक्रामक होते देख नालन यानरान के भीतर निराशा की भावना बढ़ती जा रही थी। इन 3 राक्षस जानवरों के संयुक्त हमले के तहत नालन यानरान ने गुहे द्वारा सिखाई गई शक्तिशाली डू तकनीक का उपयोग करने की हिम्मत नहीं की। ऐसी तकनीकें उसकी सारी डुक्यूई को खत्म कर देती, और अगर उसके बाद एक भी राक्षस तेंदुआ जीवित रहता तो वह पूरी तरह से रक्षाहीन हो जाती। वह केवल पीछे हटते हुए लड़ सकती थी। कुछ ही मिनटों में नालन यानरान की डुक्यूई घटकर उसकी मूल मात्रा के 10वें हिस्से से भी कम रह गई। डुक्यूई के नुकसान ने उसकी हरकतों को काफी धीमा कर दिया। लापरवाही के एक पल में राक्षस तेंदुए में से एक की ऊर्जा का एक विस्फोट उसके दाहिने पैर पर वार कर गया, जिससे वह पीछे की ओर उड़ गए और पहाड़ की दीवार से जोर से टकराए। मास्टर मालकिन, मैं आपको निराश करने जा रहा हूँ। मैंने मुझे सौंपा गया एक भी काम पूरा नहीं किया है। 4 मीटर ऊंची पहाड़ी दीवार से लुढ़कते हुए नालन यानरान जमीन पर लेट गई। उसकी हिलने डुलने की क्षमता पूरी तरह से चली गई। जब उसने देखा कि 3 विशाल आकृतियां उसकी ओर झपट रही हैं, तो उसने निराशा में अपनी आंखें बंद कर लीं। जैसे ही मध्य चौथे रैंक का राक्षस तेंदुआ अपने खुले जबड़े के साथ नालन यानरान को निगलने वाला था, एक लाल आकृति अचानक अविश्वसनीय गति से उसके सामने प्रकट हुई, जिसने तेंदुए के हमले को रोक दिया। एक आकस्मिक लात से आकृति ने राक्षस तेंदुए पर वार किया। बूम! लाल डुक्यूई की एक विशाल लहर राक्षस तेंदुए के मुंह में चली गई। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, उसका शरीर हिंसक रूप से फट गया। नालन यानरान के कानों में बहरा करने वाली आवाज गूंज उठी। यह क्या है? उत्सुकतावश नालन यानरान ने अपनी आंखें खोली और तुरंत देखा कि उसके सामने सिर्फ 1 मीटर की दूरी पर एक लाल बालों वाली आकृति खड़ी है, जिसके पास ही राक्षस तेंदुए के शरीर के बिखरे हुए अवशेष बिखरे पड़े हैं। अन्य 2 राक्षस तेंदुए ये देखकर डर से भर गए, लेकिन फिर भी बेतहाशा आगे बढ़े। नालन यानरान की चकित निगाहों के सामने लाल बालों वाली आकृति स्थिर रही। जैसे ही 2 राक्षस तेंदुए उसकी ओर लपके, वे बेवजह खून के बादलों में फट पड़े। ये व्यक्ति अविश्वसनीय रूप से मजबूत है। उसने 2 चौथे दर्जे के राक्षस तेंदुओं को इतनी आसानी से मार डाला। नालन यानरान के दिल में सदमे और सावधानी का मिश्रण पैदा हुआ। 2 राक्षस तेंदुओं को खत्म करने के बाद लाल आकृति धीरे धीरे घूमी। वह आदमी 30 साल का लग रहा था। उसने एक उग्र लाल लबादा पहना हुआ था, जिस पर बाढ़ के ड्रैगन का पैटर्न बना हुआ था। उसके बाल भी लाल रंग के चमकीले रंग के थे। अध्याय का अंत। अध्याय 346 गुरु और शिष्य का पुनर्मिलन। नलन यानरान को शक्ति संचारित करना। मिस नलन, आपकी चोटें कैसी हैं? जैसे ही लाल बालों वाला अधेड़ व्यक्ति मुड़ा, उसने तुरंत नलन यानरान की स्थिति के बारे में चिंता व्यक्त की। उसकी बातें सुनकर नलन यानरान ने अपनी चोटों के बारे में सीधे जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसकी आंखों में भ्रम और सावधानी के मिश्रण के साथ उसने पूछा, तुम कौन हो? तुमने मुझे क्यों बचाया? और तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? नलन यानरान की आंखों में सतर्कता देखकर शक्तिशाली लाल बालों वाले व्यक्ति ने जल्दी से समझाया, थोड़ा घबराया हुआ, मिस नलन, मैं रेड ड्रैगन हूँ। गुरु ने मुझे गुप्त रूप से आपकी रक्षा करने के लिए भेजा था। गुरु ने मुझे निर्देश दिया था कि जब तक आपकी जान को खतरा न हो तब तक हस्तक्षेप न करूं। यही वजह है कि मैं कभी आपके सामने नहीं आया। इस बार उस राक्षस तेंदुए के हमले को समय पर न रोकना मेरी गलती थी। इस समय रेड ड्रैगन के चेहरे पर आत्मदोष का भाव दिखाई दिया। मास्टर, उसका मास्टर कौन है और वह मेरी रक्षा के लिए किसी को क्यों भेजेगा? क्या ये हो सकता है? जैसे ही नलन यानरान ने अपने मन में अनुमान लगाया, अचानक दूर के आकाश से एक भारी आभा छा गई। रेड ड्रैगन और नलन यानरान दोनों ने अपनी निगाहें इस आभा के स्रोत की ओर घुमाई। उनकी चौकस निगाहों के सामने पहाड़ की घाटी के ऊपर आकाश में एक विशाल काला ड्रैगन दिखाई दिया, जिसने पहले से ही मन प्रकाश को अवरुद्ध कर दिया। काले ड्रैगन की पीठ पर 2 आकृतियां खड़ी हुई लग रही थी। यह मास्टर और बॉस ब्लैक स्केल हैं। ऊपर विशाल काले ड्रैगन को देखकर रेड ड्रैगन ने उत्साहित होकर नालन यानरान से कहा। हालांकि नालन यानरान काले ड्रैगन की पीठ पर आकृतियों को स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रही थी, फिर भी उसके मन में एक परिचित भावना उमड़ पड़ी। क्या ये मास्टर हो सकता है? जैसे ही उसके मन में यह विचार आया, काले ड्रैगन की पीठ से एक कोमल लेकिन जरूरी महिला की आवाज आई। पति, ये वास्तव में यानरान है। यून ने अपने बगल में गूहे से खुशी से कहा। ये वो लड़की यानरान है और वह घायल लग रही है। नीचे नालन यानरान की हालत को भांपते हुए गूहे ने एक भौं उठाई। अगले ही पल उसने यून को गले लगा लिया और उनकी आकृतियां तुरंत नालन यानरान और रेड ड्रैगन के सामने आ गईं। मास्टर, रेड ड्रैगन ने गूहे को सम्मानपूर्वक सलाम किया।
मास्टर आह। गूहे और यून यून को अचानक अपने सामने आते देखकर नालन यानरान उत्साह से अभिभूत होकर खड़े होकर उनका अभिवादन करने की कोशिश करने लगी, लेकिन जैसे ही वह हिली उसके पैर के घाव में तेज दर्द हुआ। यानरान हिलना मत, बस लेट जाओ। आसपास का निरीक्षण करते हुए यून यून और गूहे तुरंत समझ गए कि अभी क्या हुआ था। नालन यानरान की हालत देखकर यून यून ने उत्सुकता से उसका साथ दिया और गूहे से आग्रह किया, पति यानरान गंभीर रूप से घायल है, आपको उसका जल्दी से इलाज करने की जरूरत है। ठीक है। यून यून की बातें सुनकर गूहे ने जल्दी से सिस्टम स्पेस से ग्रेड 5 कायाकल्प की गोली निकाली और नालन यानरान को निगलने के लिए दी। फिर उसने एक काली बोतल निकाली और नालन यानरान के पैर के घाव पर कुछ औषधीय पाउडर छिड़का। कायाकल्प की गोली लेने के बाद नालन यानरान की हालत जल्दी से स्थिर हो गई, लेकिन उसके विचार यून यून ने गूहे से जो कहा था उस पर टिके रहे। पति, तो वे दोनों इस तरह के रिश्ते में हैं, कोई आश्चर्य नहीं। जैसे ही ये विचार उसके दिमाग में आए, नालन यानरान की आंखों के कोने में एक हल्की मुस्कान दिखाई दी। अपने बगल में यूं यूं को देखने के लिए अपना सिर घुमाते हुए नालन यानरान मुस्कुराए और बोली, मास्टर की पत्नी, आप और मास्टर अचानक यहाँ कैसे आ गए? नालन यानरान को ये कहते हुए सुनकर यूं यूं शांत रही और धीरे से जवाब दिया, इस बार तुम्हारे गुरु और मैं विशेष रूप से तुम्हें देखने आए थे। अभी तुम्हारे गुरु ने दूर से एक पूर्वज स्तर के विशेषज्ञ से कुछ गड़बड़ी महसूस की, इसलिए हम तुरंत वहां पहुंचे। इस समय गूहे के पीछे खड़ा फायर ड्रैगन अचानक अपराधबोध से भरे चेहरे के साथ बोला, मैडम, यह मेरी अक्षमता थी जिसके कारण मिस नालन घायल हो गई क्योंकि मैंने समय पर हस्तक्षेप नहीं किया। अपनी यात्रा के दौरान गूहे ने यूनियन को पहले ही बहुत सी बातें समझा दी थी, इसलिए फायर ड्रैगन द्वारा उसे इस तरह संबोधित करने पर उसे आश्चर्य नहीं हुआ। नालन यानरान के लिए यह महसूस करने पर कि फायर ड्रैगन वास्तव में उसकी रक्षा के लिए उसके मालिक द्वारा भेजा गया था, उसने जल्दी से उसका बचाव करने के लिए अपना हाथ हिलाया और कहा, अंकल फायर ड्रैगन, यह आपकी गलती नहीं थी। उस तरह की नजदीकी लड़ाई में चाहे आपकी प्रतिक्रिया कितनी भी तेज क्यों न हो, यह समय पर नहीं हो सकता था। इसके अलावा मुझे भी चोट लगने की उम्मीद नहीं थी और आप प्रशिक्षण नियमों को तोड़ने के लिए पहले से खुद को प्रकट नहीं कर सकते थे। ठीक है भाई फायर ड्रैगन, चूंकि मिस नालन ने ऐसा कहा है इसलिए अब खुद को दोष न दें। रूपांतरित ब्लैक स्केल फ्रीजेड पायथन ने फायर ड्रैगन के कंधे पर थपथपाया, उसे सांत्वना देने की कोशिश की। फायर ड्रैगन, इस बारे में ज्यादा मत सोचो। प्रशिक्षण के दौरान कुछ धक्कों और चोटों का होना सामान्य है। आपने इस दौरान यानरान की रक्षा करने में कड़ी मेहनत की है और आप पुरस्कार के हकदार हैं। गूहे ने फायर ड्रैगन को एक जेड बोतल सौंपते हुए विनम्रता से कहा। सभी के आश्वासन के बाद फायर ड्रैगन के दिल में अपराधबोध आखिरकार कम हो गया। मास्टर, सीनियर सिस्टर जियान, एर और मैं यूनिलान संप्रदाय को छोड़ने और डेमन बीस्ट माउंटेन रेंज में पहुंचने के बाद अलग हो गए। नालन यानरान ने फिर जल्दी से गूहे और यून को अपने हाल के अनुभव सुनाए। अंत तक उसकी आंखें थोड़ी धुंधली हो गई थी और उसकी आवाज में सिसकने की झलक थी। मास्टर, यानरान खुद को बहुत बेकार महसूस कर रही है। आपने मुझे इस प्रशिक्षण के दौरान कम से कम 5 सितारा डू स्पिरिट के स्तर तक पहुंचने के लिए कहा था, लेकिन मैं अभी 9 सितारा डू मास्टर बनी हूँ और मैं केवल 4 चौथे दर्जे के दानव जानवरों का शिकार करने में कामयाब रही हूँ। नालन यानरान के शब्दों को सुनकर गूहे ने धीरे से उसके सिर पर थपथपाया और उसे आश्वस्त किया, यानरान, मैंने जो लक्ष्य निर्धारित किया था वह सिर्फ तुम्हें थोड़ा दबाव देने के लिए था। इसका मतलब यह नहीं था कि तुम इसे पूरी तरह हासिल करो। तुम पहले ही उस स्तर तक पहुंच चुकी हो जिसकी मुझे उम्मीद थी। उन्होंने आगे कहा, मुझे खुशी है कि तुमने लगातार लड़ाई के दबाव और अकेलेपन से निपटने का एक तरीका खोज लिया है, बिना सिर्फ एक मशीन बनने की जो सिर्फ मारना जानती है। सच में ये सुनकर कि गूहे कार्य पूरा न कर पाने के कारण उससे निराश नहीं है, नालन यानरान का पहले से परेशान मूड फिर से ठीक हो गया। गूहे ने सकारात्मक रूप से सिर हिलाया और कहा, बेशक ये सच है। इसके अलावा मैं देख सकता हूँ कि इस अवधि के दौरान आपकी शारीरिक स्थिति में बहुत सुधार हुआ है। मेरा मानना है कि इस शक्ति संचरण के दौरान आपको पहले से ज्यादा समय तक सहन करने में सक्षम होना चाहिए। शक्ति संचरण, गुरु मुझे शक्ति संचारित करने जा रहे हैं। गूहे के शब्दों को सुनकर नालन यानरान, जो यून की गोद में अपना सिर टिकाए हुए थी, सुखद आश्चर्य में बोली और फिर धीरे से उठ बैठी। यून अब गूहे के अपने शिष्यों को शक्ति संचारित करने के अभ्यास के बारे में जानती थी। शुरू में जियान की तरह ही चिंतित थी कि यह गूहे के शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। उस समय गूहे ने वही बहाना बनाया था जो उसने जियान को उसकी चिंताओं को दूर करने के लिए दिया था। अध्याय 347, यूनिलान संप्रदाय में वापसी। नॉन नीदर स्पैरो का जन्म। जैसे ही गूहे ने अपनी हथेली नालन यानरान के माथे पर रखी, जो क्रॉस लेग बैठी थी, उसकी हथेली से उसके शरीर में तुरंत अपार ऊर्जा का प्रवाह हुआ। यून, हेलिन और चीजियाओ की चौकस निगाहों के नीचे बस एक पल में नालन यानरान की साधना, जो हाल ही में 9 सितारा डू ग्रैंड मास्टर स्तर तक पहुंच गई थी, तेजी से संतृप्ति तक पहुंच गई और आसानी से डू स्पिरिट स्तर तक पहुंच गई। पिछले 1 साल से नालन यानरान गूहे द्वारा तैयार उच्च गुणवत्ता वाले स्पिरिट लिक्विड के साथ हर दिन अपने शरीर को परिश्रमपूर्वक परिष्कृत कर रही थी। इसलिए डू स्पिरिट स्तर तक पहुंचने के बाद भी वह गूहे द्वारा प्रेषित साधना ऊर्जा को जल्दी से अवशोषित करने में सक्षम थी। बहुत जल्द नालन यानरान की साधना 1 सितारा डू स्पिरिट स्तर से 7 सितारा डू स्पिरिट स्तर तक चढ़ गई थी। ये केवल इस बिंदु पर था कि उसकी साधना की तीव्र वृद्धि धीमी पड़ने लगी। हालांकि थोड़ी मंदी के साथ भी उसकी आभा बढ़ती रही। अंत में जैसे ही वह अपनी सीमा के करीब पहुंची, उसकी साधना 8 सितारा डू स्पिरिट स्तर तक पहुंच गई। इतने कम समय में नालन यानरान की साधना 9 सितारा डू ग्रैंड मास्टर से 8 सितारा डू स्पिरिट तक आसमान छूती देखकर यून का चेहरा आश्चर्य से भर गया। इस क्षण वह अंततः समझ गई कि गूहे के शिष्यों ने अपनी साधना में इतनी तेजी से प्रगति क्यों की। मेरे पति की साधना पद्धति वास्तव में चमत्कारी है। इस दर पर ऐसा लगता है कि यानरान 1 महीने के भीतर डू किंग स्तर तक पहुंच सकती है। यून ने अपने शुरुआती आश्चर्य के बाद अपने दिल में हल्की आह भरी।
इस बीच गूहे सिस्टम नोटिफिकेशन सुन रहा था। हालांकि इस बार नलन यानरान ने जो साधना ग्रहण की वह लियूलिंग द्वारा प्राप्त की गई साधना से कम थी, लेकिन गुण प्रभाव अधिक था, जिससे वह 1 साल की साधना के साथ वापस आ सकती थी। नलन यानरान के पास एहसान वापस करने के 3 अवसर थे, जो साधना के इस संचरण के बाद खत्म हो गए। गूहे ने उसे पहले जो औषधीय गोलियां दी थी, साथ ही उसके घावों पर लगाया गया औषधीय चूर्ण और भी अधिक शक्तिशाली उपचारात्मक वस्तुओं के साथ वापस आ गया था। यानरान, तुम्हें कैसा लग रहा है? यून ने चिंता के साथ पूछा जब उसने नलन यानरान को अपनी आंखें खोलते देखा। मास्टर की पत्नी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, नलन यानरान ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। अपनी साधना में लगातार सफलताओं के बाद रिकवरी पिल और औषधीय चूर्ण के प्रभावों के साथ नलन यानरान सीधे खड़ी हो सकती थी। जब तक तुम ठीक हो यानरान, इस बार तुम अपने मास्टर और मेरे साथ यूनिलान संप्रदाय में वापस क्यों नहीं लौटती? नलन यानरान का हाथ पकड़ते हुए यून ने धीरे से सुझाव दिया। मम्मा, ये सुनकर नलन यानरान ने सहमति में थोड़ा सिर हिलाने से पहले गूहे के हाव भाव पर नजर डाली। हालांकि उसकी साधना अब 8 सितारा 2 स्पिरिट स्तर तक पहुंच गई थी, जिससे उसके लिए टियर 4 जादुई जानवर को मारना आसान हो गया था। लेकिन ये तथ्य कि यह साधना गूहे के संचरण के माध्यम से प्राप्त की गई थी, पहले से ही उसके मिशन की विफलता का संकेत दे रही थी। इसलिए जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में बने रहना अब ज्यादा उद्देश्यपूर्ण नहीं था। ठीक है, चलो अब चलते हैं। इसके साथ ही गूहे ने एक नजर से हेलिन को संकेत दिया। हेलिन तुरंत आकाश में उड़ गया, जिससे उसका विशाल शरीर दिखाई देने लगा। इसके बाद यून और गूहे ने नलन यानरान को हेलिन की पीठ पर चढ़ा लिया, जबकि चिचियाओ सौभाग्य से गूहे के सिस्टम स्पेस में समाहित नहीं हुआ और इसके बजाय अपने नेता की पीठ पर खड़ा हो गया। एक बार जब सभी सवार हो गए तो कोल ड्रैगन हेलिन जल्दी से यूनिलान संप्रदाय की ओर बढ़ गया। 2 दिनों से भी कम समय में गूहे और अन्य यूनिलान संप्रदाय के पर्वत द्वार पर पहुंच गए। जैसे ही गूहे वापस लौटा, नौरंग की घाटी की छोटी लड़की कैयर ने उसकी उपस्थिति को महसूस किया। ये बहन किंगलिन, मास्टर वापस आ गए हैं। कैयर ने उत्साह से किंगलिन को पुकारा, जो स्वर्गीय सर्पकला की साधना कर रही थी। सच में, मास्टर वापस आ गए हैं। अब वे कहाँ हैं? कैयर के शब्दों को सुनकर किंगलिन ने तेजी से अपनी साधना अवस्था से बाहर आकर अपनी आंखें खोली और प्रसन्न भाव से पूछा, ये मास्टर अभी पहाड़ के द्वार पर पहुंचे हैं और अभी तक नहीं आए हैं। कैयर ने उत्तर दिया, मैं समझ गई। चूंकि मास्टर अभी लौटे हैं, इसलिए उन्हें पहले दूसरे काम निपटाने होंगे। मैं उनसे मिलने जाने से पहले उनके खत्म होने तक इंतजार करूंगी। किंगलिन ने बहुत विचारशील होने के कारण जल्दी से बाहर न निकलने का फैसला किया। अगले ही पल उसे अचानक कुछ याद आया। उसने जल्दी से इस दौरान एकत्रित किए गए दीर्घायु मोती निकाले और उनका ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। उसके बाद उसने घाटी में पाले जा रहे जहरीले कीड़ों की जांच की। इस बीच यूनिलान संप्रदाय के भव्य हॉल में नलन यानरान, ब्लैक स्केल्ड और फ्लेम ड्रैगन के चले जाने के बाद केवल गूहे और यून रह गए। उस पल दोनों ने खुद को इस परिचित जगह पर पाया। एक दूसरे के लिए अपनी गहरी लालसा को अब और दबा नहीं पा रहे थे। उन्होंने कसकर गले लगाया। गूहे की स्नेह भरी आंखों में देखते हुए यून पहले की तरह पीछे नहीं हटी। इसके बजाय उसने पहल की, अपने लाल होठों को गूहे के चेहरे पर दबाया। जैसे ही उसने लालच से यून की खुशबू को सूंघा, गूहे के दिल में इच्छा की ज्वाला प्रज्वलित हो गई। फिर उसने यून को अपनी बाहों में उठा लिया और उसे बगल के कमरे में ले गया। कई घंटों की अंतरंगता के बाद यून अपनी तरफ लेट गई, अपना सिर गूहे की छाती पर हल्के से टिका दिया और गहरी नींद में चली गई। ... अगली सुबह जैसे ही गूहे ने अपनी आंखें खोली, उसे एक आकर्षक सुगंध ने स्वागत किया। पति, तुम जाग गए हो। मैंने तुम्हारे लिए कुछ सूप बनाया है, कृपया उठो और इसे आजमाओ। यून सफेद सूप का कटोरा पकड़े हुए अपने चेहरे पर शुद्ध खुशी के भाव के साथ बिस्तर के पास खड़ी थी। मम्मा, ये देखकर गूहे इस तथ्य से पूरी तरह से बेपरवाह कि उसने कुछ भी नहीं पहना था, थोड़ा अस्त-व्यस्त कंबल फेंक दिया और उठकर बिस्तर के किनारे बैठ गया। ये देखते ही यून की आंखों में कुछ खास चमक आ गई और उसके नाजुक गालों पर लाली फैल गई। यहाँ पति, मैं तुम्हें खाना खिलाऊं। गूहे की ओर एक चंचल डांट भरी नजर से देखते हुए यून ने सूप का एक चम्मच उठाया और उसे अपने होठों तक ले आया। गूहे ने अपना मुंह थोड़ा खोला, जिससे स्वादिष्ट सूप अंदर आ गया। क्या यह अच्छा है? उसे एक चम्मच खिलाने के बाद यून गूहे के पास बैठ गई। ये स्वादिष्ट है, तुम्हें भी इसका स्वाद लेना चाहिए। ये कहते हुए गूहे ने यून के हाथ से चम्मच लिया और एक चम्मच अपने होठों तक ले आई। सूप का कटोरा खत्म करने के बाद गूहे ने फिर से यून की पतली कमर को पकड़ा। हालांकि तभी उसे कुछ महसूस हुआ और उसके चेहरे पर अचानक स्नेह से भरी मुस्कान आ गई। पति, तुम्हारे दिमाग में क्या है जो तुम्हें इतना खुश कर रहा है? गूहे के हाव भाव को देखते हुए यून ने धीरे से अपनी पतली गोरी उंगलियों को उसके चेहरे पर फिराया। यूनर, मेरे पास तुम्हारे लिए एक उपहार है, गूहे ने चिढ़ाने वाले लहजे में कहा। उपहार? यह क्या है? ये सुनकर यून की आंखें जिज्ञासा और प्रत्याशा से भर गईं। यह एक आत्मा जानवर का अंडा है, गूहे ने बोलते हुए 9 नेदर स्पैरो का अंडा निकाला जो फूटने वाला था। बड़े फुटबॉल के आकार के अंडे को देखते हुए जो बिल्कुल काला था और रहस्यमय आभा बिखेर रहा था, यून ने आश्चर्य से पूछा, एक आत्मा जानवर? वह क्या है? एक आत्मा जानवर डूबी हुई महाद्वीप पर एक अनोखी प्रजाति है जो किसी भी अन्य से अलग है, गूहे ने समझाया। अध्याय 348, 9 नेदर स्पैरो के साथ विलय। यह आत्मा जानवर डूबी हुई महाद्वीप पर एक अनोखी प्रजाति है, गूहे ने धीरे धीरे समझाने से पहले एक पल के लिए हिचकिचाया। अनोखा? गूहे का वर्णन सुनकर यून और भी अधिक उत्सुक हो गई। वह काले अंडे के भीतर से एक मजबूत जीवन शक्ति को महसूस कर सकती थी। फिर गूहे और यून दोनों की चौकस निगाहों के नीचे काले अंडे की चिकनी सतह पर अचानक एक महीन दरार दिखाई दी। तुरंत दरार से काली रोशनी की एक किरण फूट पड़ी। ये देखकर गूहे ने जल्दी से यून के सामने एक ऊर्जा ढाल डाली ताकि काली रोशनी को रोका जा सके।
उसी समय उसने तेजी से एक सफेद लबादा पहना और फुटबॉल के आकार का काला अंडा एक अदृश्य शक्ति द्वारा हवा में लटका दिया गया। पति, क्या ये फूटने वाला है? यूनियन ने गुहे की बांह को पकड़ते हुए काले अंडे को घबराहट से देखा। अभी अभी उत्सर्जित काली रोशनी डू किंग विशेषज्ञ के पूर्ण बल प्रहार के समान शक्तिशाली थी। हाँ, ये फूटने वाला है। गुहे की नजर भी काले अंडे पर टिकी हुई थी। इस समय उनकी चौकस निगाहों के सामने काले अंडे में फिर से अजीबोगरीब परिवर्तन होने लगे। फैलती दरारें एक अजीबोगरीब पैटर्न बनाने लगी, धीरे धीरे रोशनी देने लगी। फिर भीतर से एक अनोखी लहर चुपचाप पैदा हुई और फैलने लगी। तुरंत काले अंडे की सतह पर स्पष्ट प्रकाश पैटर्न की एक श्रृंखला उभरी, जिससे आसपास की स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा बेहद हिंसक हो गई। ये देखकर गुहे ने जल्दी से हाथ की मुहरें बनाई और भव्य हॉल के भीतर एक अदृश्य अवरोध दिखाई दिया, जिसने हॉल की आभा को बाहरी दुनिया से पूरी तरह से अलग कर दिया। गुहे के ये सब करने के बाद काले अंडे पर रोशनी तेजी से तीव्र होती गई। आसपास की स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा अंडे में पागलों की तरह उमड़ पड़ी। उसी समय पूरे भव्य हॉल में एक तीखी चहचहाहट की आवाज गूंज उठी। यूनर, ऐसा लगता है कि इस नन्हे को जन्म के तुरंत बाद बहुत सारी ऊर्जा अवशोषित करने की आवश्यकता है। काले अंडे से होने वाली हलचल को महसूस करते हुए गुहे बहुत अधिक गड़बड़ी पैदा नहीं करना चाहता था। उसने अपने सिस्टम स्पेस से कई कीमती स्पिरिट लिक्विड निकाले और उन्हें अंडे की छिलके पर छिड़क दिया। इन स्पिरिट लिक्विड से ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद काले अंडे के भीतर से आने वाली आवाजें काफी हद तक आनंददायक हो गई। एक बार जब पर्याप्त स्पिरिट लिक्विड अवशोषित हो गया तो काले अंडे से अचानक एक तेज दरार की आवाज आई। तुरंत एक झुलसाने वाली काली लौ ने अंडे की पूरी सतह को घेर लिया, जो एक तूफान की तरह फैल गई और पूरे भव्य हॉल में फैल गई। हालांकि लौ की ताकत के बावजूद इसने गुहे द्वारा स्थापित सील को कोई खतरा नहीं पहुंचाया। इसके अलावा जैसे ही काली लौ बढ़ी, गुहे के शरीर से एक और अधिक शक्तिशाली बैंगनी लौ निकली। हालांकि अविश्वसनीय रूप से मजबूत, गुहे के आत्मनियंत्रण में ये बैंगनी लौ यूनियन के प्रति कोमल और सुरक्षात्मक थी। कुछ ही सेकंड में काला अंडा चटकने की आवाज के साथ टूट गया। दहाड़ती काली लपटों के बीच 1 मीटर से ज्यादा पंखों वाला एक काला पक्षी अपने बड़े शरीर को खूबसूरती से फैला रहा था। भव्य हॉल में काली लपटें कम होने के बाद गुहे और यूनियन के सामने काले पक्षी की आकृति पूरी तरह से प्रकट हुई। इसके शरीर पर काले पंख गहरे और रहस्यमय थे, जिनमें से काली लपटें बह रही थी। इसकी लंबी पूंछ के पंख सुंदर ढंग से बाहर की ओर फैले हुए थे, जिसके सिरे पर काली लपटें धीरे धीरे जल रही थी। इस काले पक्षी का चिकना पतला रूप सुरुचिपूर्ण और नाजुक दिखाई दे रहा था, जो रहस्य और सुंदरता दोनों को दर्शाता था। तो यह नॉन ईदर स्पैरो है। ये बहुत सुंदर है। ये देखकर यूनियन की आंखें खुशी से चमक उठी। नॉन ईदर स्पैरो अपने मालिक का अभिवादन करता है। यूनियन की प्रशंसा में चिल्लाने के बाद काले अंडे से एक पक्षी निकला, जो आश्चर्यजनक रूप से सीधे गुहे से मानव भाषा में बात करता था। इसके अलावा आवाज की आवाज से ऐसा लग रहा था कि यह एक छोटी लड़की की आवाज थी। गुहे ने अपनी नजर काले पक्षी पर टिका दी, तुरंत उसकी सारी जानकारी प्राप्त कर ली। वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका और उसने कहा, वास्तव में इसमें जन्म से ही 7वें स्तर के प्राणी के बराबर शक्ति है। 7वें स्तर? पति, क्या आप कह रहे हैं कि इसकी शक्ति फ्लेम ड्रैगन और जियाओजन के बराबर है, जो दो पूर्वज के स्तर तक पहुंचती है? तो इसे मानव रूप में भी बदलना चाहिए। गुहे के शब्दों को सुनकर यूनियन का चेहरा आश्चर्य से भर गया। हाँ, यूनियन का सवाल सुनकर गुहे ने हल्के से सिर हिलाया और फिर काली चिड़िया को संबोधित करते हुए कहा, नॉन ईदर स्पैरो, अपने मानव रूप में बदल जाओ। समझ गया। गुहे की आज्ञा सुनकर काली चिड़िया ने अपने लंबे पंख मोड़ लिए और एक कर्कश युवा लड़की की आवाज में जवाब दिया। फिर यह एक चमकदार काली रोशनी में लिपटा हुआ था और इसका शरीर लगातार फैलने लगा। ये रोशनी कुछ देर तक रही और फिर धीरे धीरे मंद हो गई। जैसे जैसे ये फीकी पड़ती गई, एक पतली और नाजुक आकृति धीरे धीरे अंदर से उभरी। उसकी त्वचा जैब की तरह सफेद थी। उसके पास एक सुंदर आकृति थी, जिसमें लंबे, पतले और सुडौल पैर थे, जो एक गहन कामुकता को दर्शाते थे। उसकी पतली कमर के ऊपर उसकी भरपूर छाती और सुंदर हंस जैसी गर्दन दिखाई दे रही थी। उसके लाल होंठ थोड़े खुले हुए थे और उसकी लंबी, संकीर्ण और हल्की बैंगनी आंखें एक जंगली आकर्षण को प्रकट कर रही थी, जो आसानी से किसी भी आदमी के दिल को मोह सकती थी। हालांकि अपनी जंगली उपस्थिति के बावजूद सुंदर लड़की ने गुहे के सामने अत्यंत आज्ञाकारी व्यवहार किया। उसके शांत चेहरे पर शर्मिंदगी का कोई निशान नहीं दिखा, भले ही वह गुहे और यूनियन दोनों के सामने पूरी तरह से नग्न थी। पति, देखना बंद करो। ये देखकर यूनियन ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। घबराहट में अपने जैसे हाथ को गुहे की आंखों को ढकने के लिए बढ़ाया, जब तक कि उसने उसे पलटा नहीं दिया। गुहे को घुमाने के बाद यूनियन ने अपनी स्टोरेज रिंग से एक नीली पोशाक निकाली और नग्न लड़की को उसे पहनने में मदद की। चूंकि यूनियन के शरीर पर गुहे की तेज गंध थी, इसलिए नॉन ईदर स्पैरो ने उसकी हरकतों का विरोध नहीं किया। जल्द ही यूनियन ने उसे पूरी तरह से कपड़े पहना दिए, जिससे उसकी सारी खुली त्वचा छिप गई। नीले परिधान में सजे नॉन ईदर स्पैरो का पहले से ही सुंदर फिगर और भी पतला हो गया। उसकी कमर पतली हो गई और उसकी छाती और भी उभरी हुई हो गई। ये कार्य पूरा करने के बाद यूनियन ने राहत की सांस ली और गुहे को पुकारा, ठीक है पति, अब आप घूम सकते हैं। यूनियन की पुकार सुनकर गुहे ने पलटा। उसका चेहरा शर्मिंदगी से थोड़ा लाल हो गया। वह दोनों में से किसी की भी आंखों में आंखें नहीं मिला पा रहा था। उसके सामने दो नॉन ईदर स्पैरो चुपचाप अपनी जगह पर खड़ी थी। उसकी नजर गुहे पर टिकी हुई थी, जबकि यूनियन का दिल भावनाओं के मिश्रण से भरा हुआ था। उसे नाराजगी के भाव से देख रहा था। एक लंबी चुप्पी के बाद गुहे ने अपना गला साफ किया और धीरे से यूनियन से कहा, यूनर, ये वह उपहार है जो मैं तुम्हें देना चाहता था। उसके साथ एक अनुबंध बनाने के बाद वह तुम्हारे शरीर के साथ विलय करने में सक्षम होगी। उसकी जन्मजात क्षमताएं, शक्ति और यहाँ तक कि उसका जीवनकाल भी तुम्हारे साथ साझा किया जा सकता है। अध्याय का अंत। अध्याय 349। यूनियन ने 9 रंगों वाली रहस्यमय जीवन गोली खा ली।
काफी देर बाद गूहे ने अपना गला साफ किया और धीरे से यून यून से कहा, यून प्रक, ये वह उपहार है जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। इस आत्मा जानवर की विशेषताएं, एक बार जब तुम उसके साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करोगे तो वह तुम्हारे शरीर में विलीन हो सकती है। उसकी जन्मजात क्षमताएं, ताकत और यहाँ तक कि जीवन काल भी तुम्हारे साथ साझा किया जाएगा। हालांकि यून यून जानती थी कि गूहे विषय बदलने की कोशिश कर रहा था, फिर भी उसके दिल में जिज्ञासा का एक निशान उभर आया। जीवन काल और ताकत साझा करना, यून यून ने उत्सुकता से पूछा। यून यून को जवाब देते देख गूहे राहत की सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, एक बार जब तुम उसके साथ विलीन हो जाओगे तो उसकी ताकत तुम्हारी ताकत में जुड़ जाएगी और तुम उसके 9 नेदर स्पैरो कबीले की लंबी उम्र भी पाओगे। गूहे की बातें सुनकर यून यून कुछ हद तक ललचाई, लेकिन झिझकते हुए पूछा, लेकिन क्या वह मेरे साथ विलय करने को तैयार होगी? लड़की, जो 9 नेदर स्पैरो से रूपांतरित हो गई थी, असाधारण रूप से शांत भाव से उनकी बातचीत सुन रही थी। उसकी स्पष्ट आंखों में कोई भावना नहीं दिख रही थी, जबकि गूहे ने यून यून के साथ विलय का प्रस्ताव रखा था। अपने चेहरे पर आत्मविश्वास से भरी नजर के साथ गूहे ने उसे आश्वस्त किया, यूनर, चिंता मत करो, वह तुम्हारे साथ पूरा सहयोग करेगी। ये कहने के बाद गूहे लड़की की ओर मुड़ा और कहा, 9 नेदर स्पैरो, ये तुम्हारी मालकिन है। गूहे की बातें सुनकर लड़की ने अपना मुंह थोड़ा खोला, जिससे उसके चमकते हुए सफेद दांतों की एक पंक्ति दिखाई दी, और कहा, 9 नेदर स्पैरो मालकिन का अभिवादन करती है। लड़की के आज्ञाकारी और आकर्षक व्यवहार को देखकर यून यून और भी अधिक प्रसन्न हुई। 9 नेदर स्पैरो, पति, ये तो उसका कुल नाम है, क्यों न हम उसका कोई उचित नाम रखें? यून यून ने धीरे से सुझाव दिया। जरूर, यून ए, तुम उसे क्या नाम देना चाहोगी? गूहे ने तुरंत यून यून के विचार से सहमति जताई। यून यून की खूबसूरत आंखों में एक विचारशील भाव दिखा, इससे पहले कि वह अचानक कहती, हम उसे यून यू क्यों न कहें? गू यून यू। यून यून द्वारा लड़की को दिया गया नाम सुनकर गू हे के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और उसने धीरे से कहा, ठीक है, अब से उसे गू यून यू कहा जाएगा। यून यून द्वारा दिए गए नाम से लड़की भी बहुत खुश थी और उत्साहित होकर उन दोनों से बोली, गुरु और मालकिन, मुझे एक नाम देने के लिए धन्यवाद। यून ए, यून यू में विलीन होने से पहले मेरे पास कुछ और है जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, गूहे ने धीरे से अपनी हथेली खोलते हुए कहा। अगले ही पल उसके हाथ में एक अंडे के आकार की गोली दिखाई दी, जिसकी सतह 9 अलग अलग रंगों से चमक रही थी। धुंधली सफेद धुंध की एक परत गोली के चारों ओर थी। जैसे ही गोली दिखाई दी, पूरा हॉल तुरंत ही तीव्र और रमणीय सुगंध से भर गया। यून यून को इसे सूंघने से ही एक अद्भुत अनुभूति हुई और उसके बगल में खड़ी हुई यून यू भी थोड़ी नशे में लग रही थी। पति, क्या यह एक गोली है? अंडे के आकार की गोली से निकलने वाली अपार ऊर्जा को महसूस करते ही यून यून का दिल तेजी से धड़कने लगा। यून प्रक, ये 9 स्तरीय खजाने की गोली है जिसे 9 रंग की रहस्यमय जीवन गोली कहा जाता है। इसे खाने के बाद इसकी अपार औषधीय शक्ति आपके शरीर के एक निश्चित हिस्से में जमा हो जाएगी और अगर आपको कोई गंभीर चोट लगती है तो यह अपने आप सक्रिय हो जाएगी। भले ही आपका सिर कट जाए या आपकी हड्डियां ही रह जाएं, यह आपको तेजी से ठीक कर देगी। इसके अलावा इसे खाने वाले व्यक्ति को अपनी साधना को आगे बढ़ाने के 9 अवसर मिलेंगे। गूहे ने गोली के प्रभावों को गंभीरता से समझाया। एक 9 स्तरीय खजाने की गोली। गूहे की व्याख्या सुनते ही यून यून की गुलाबी होठों ने आकार बना लिया। ये सर्वविदित था कि जियामा साम्राज्य में 7 ग्रेड की गोली भी अत्यंत दुर्लभ थी, फिर भी गूहे ने एक महान 9 ग्रेड की गोली निकाली थी। पति, ऐसा लगता है कि पिछले साल आपने बहुत कुछ झेला है। यून यून ने गूहे के चेहरे को अपने जेड जैसे हाथ से धीरे से छुआ और धीरे से कहा, अगली बार जब आप बाहर जाएं तो मुझे अपने साथ ले जाएं, ठीक है? उन कोमल और प्रेमपूर्ण आंखों में देखते हुए गूहे का दिल छू गया। ये सोचते हुए कि उसने 1 साल के लिए यून यून को यूनलान संप्रदाय में अकेला कैसे छोड़ दिया था, उसे एहसास हुआ कि यह वास्तव में कुछ हद तक अनुचित था। हाँ, अब से मैं जहां भी जाऊंगा तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। गूहे ने दृढ़ता से सिर हिलाया। मुस्कुराते हुए उसने यून यून को जवाब दिया। गूहे को उसके अनुरोध पर सहमत होते देखकर यून यून के चेहरे पर एक खुशी भरी मुस्कान आ गई। एक सौम्य महिला की तरह वह गूहे की छाती से लिपट गई। पति, एक बार जब यान्यान का जियाओ परिवार के जूनियर के साथ द्वंद्व समाप्त हो जाता है तो मैं संप्रदाय के गुरु के रूप में पद छोड़ने की योजना बना रही हूँ। इस तरह मुझे इन तुच्छ मामलों के बारे में अब और चिंता नहीं करनी पड़ेगी। गूहे की छाती पर आराम करते हुए यून यून ने अपने विचार साझा किए। हालांकि ऐसा लगता है कि यान्यान संप्रदाय के मामलों को प्रबंधित करने में बहुत दिलचस्पी नहीं रखता है। दूसरी ओर उस लड़के लियू लिंग में इसके लिए प्रतिभा और जुनून है। यून यून ने धीरे से आह भरी। उस स्थिति में एक बार जब वे दोनों वापस आ जाते हैं तो हम उनसे पूछ सकते हैं कि वे क्या सोचते हैं। यदि कोई भी पद नहीं लेना चाहता है तो हम संप्रदाय से किसी विश्वसनीय व्यक्ति को चुन सकते हैं, गूहे ने उसे आश्वस्त किया। फिर उसने 9 रंग की गोली उठाई और उसे यून यून के होठों के पास लाया। आगे बढ़ो और पहले ये 9 रंग की रहस्यमय जीवन गोली लो। बिना किसी हिचकिचाहट के यून यून ने अपना मुंह खोला और गोली निकल ली। जैसे ही 9 रंगों वाली गोली यून यून के मुंह में गई, वह तुरंत ऊर्जा की 9 अलग अलग धाराओं में विभाजित हो गई, जो उसके शरीर के विभिन्न हिस्सों में प्रवाहित होने लगी। यून यून ने तुरंत ध्यान केंद्रित किया और अपनी साधना तकनीक को प्रसारित करना शुरू कर दिया। जैसा कि कोई उम्मीद कर सकता है, गोली की ऊर्जा हिंसक नहीं थी। 99% ऊर्जा चुपचाप यून यून के शरीर के विभिन्न भागों में रिस गई, रहस्यमय तरीके से संग्रहित हुई, जबकि शेष 1% ने उसे धीरे धीरे पोषण दिया। हालांकि गोली की ऊर्जा के उस छोटे से अंश ने भी यून यून के शरीर में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। उसकी आभा तेजी से बढ़ने लगी और कुछ ही समय में वह अपने वर्तमान स्तर को तोड़कर 6 स्टार डू सम्राट की साधना तक पहुंच गई। इसके अलावा उसके शरीर में बची हुई ऊर्जा ने उसकी नई साधना को 6 स्टार डू सम्राट स्तर के शिखर पर पहुंचा दिया। पूरी प्रक्रिया के दौरान गूहे ने बारीकी से देखा। सौभाग्य से गोली के प्रभाव उसकी उम्मीदों के अनुरूप थे। इसकी औषधीय शक्ति एक साथ नहीं फूटी।
यून को 6 स्टार 2 सम्राट स्तर के शिखर पर पहुंचते देख बूहे आखिरकार शांत हो गया। अपनी आंखें खोलते हुए यून ने उत्साहपूर्वक बूहे से कहा, पति, ये गोली वास्तव में चमत्कारी है। मैं अपने शरीर के 9 क्षेत्रों में अविश्वसनीय रूप से भयानक ऊर्जा से भरा हुआ महसूस कर सकती हूँ। यून, समय के साथ संग्रहित ऊर्जा के ये 9 क्षेत्र धीरे धीरे मुक्त हो जाएंगे और हर बार ये तुम्हें बहुत लाभ पहुंचाएगा। अपनी शुरुआती उत्तेजना के बाद यून ने अपनी नजर यून की ओर घुमाई और बुदबुदाया, तो अब हमें यून के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करना चाहिए, है ना? हाँ, बूहे ने धीरे से सिर हिलाया। फिर बू यून से विनम्रतापूर्वक बोला, यून, चलो शुरू करते हैं। बूहे के शब्दों को सुनकर बू यून की स्पष्ट आंखों में एक गंभीर भाव प्रकट हुआ। अगले ही पल उसके शरीर से काली रोशनी निकली और कुछ ही देर में वह एक बार फिर काली लिप्टों में घिर गई। अध्याय 350 रक्तरेखा कनेक्शन। भयानक वृद्धि। बूहे के शब्दों को सुनकर बू यून की स्पष्ट आंखों में एक गंभीर भाव दिखाई दिया। अगले ही पल उसके शरीर से काली रोशनी निकली और कुछ ही देर में वह एक बार फिर काली लिप्टों में घिर गई। तुम्हें यून के साथ पूरी तरह से सहयोग करने की जरूरत है। इस तरह तुम दोनों एक उचित रक्तरेखा कनेक्शन स्थापित कर सकते हो। यदि तुम असफल हो गए तो तुम अपनी रक्तरेखाओं को जोड़ने का अवसर खो दोगे। बूहे ने यून को याद दिलाया क्योंकि उसने गू यून की हरकतों को देखा था। नॉन-ईदर स्पैरो अभी हाल ही में अंडे से निकला था और इसकी ताकत अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुई थी। इसके साथ रक्तरेखा कनेक्शन स्थापित करने का ये सबसे अच्छा समय था। भले ही यून का साधना स्तर थोड़ा कम था, लेकिन नॉन-ईदर स्पैरो के पूर्ण सहयोग से कोई बड़ी बाधा नहीं होनी चाहिए। एक बार जब यून और यून ने सफलतापूर्वक रक्त संबंध स्थापित कर लिया तो यून को नॉन-ईदर स्पैरो की समान ही लंबी आयु प्राप्त होगी। ये जानना महत्वपूर्ण है कि नॉन-ईदर स्पैरो प्राचीन अमर फीनिक्स की रक्तरेखा को वहन करती है। यदि ये तथ्य न होता कि नॉन-ईदर स्पैरो को सिस्टम द्वारा वापस लाया गया था और बूहे की मदद से हैच किया गया था, जिससे ये पूरी तरह से उसके प्रति वफादार हो गया, तो कोई भी शक्तिशाली आत्मा जानवर स्वेच्छा से ऐसा कुछ नहीं करेगा जो उसे नुकसान में डाल दे। बूहे के निर्देश सुनने पर यून ने गंभीरता से सिर हिलाया। उसकी अभिव्यक्ति स्थिति की गंभीरता को दर्शाती थी। इस बीच बू यून के शरीर को घेरने वाली काली लपटें तेजी से उससे अलग हो गईं। जल्दी ही दोनों के बीच एक काले पैटर्न में बदल गईं। काली लपटों से जलता हुआ पैटर्न एक अविश्वसनीय रूप से रहस्यमय एहसास देता था, जैसे कि यह मानव शरीर के सबसे गहरे, सबसे रहस्यमय हिस्सों से जुड़ सकता है। मालकिन, कृपया इसमें अपना सार रख डालें, बू यून ने अचानक कहा। बिना किसी हिचकिचाहट के यून ने अपनी उंगली उठाई और उसकी उंगली से लाल रक्त की एक बूंद निकली जो काली लौ के पैटर्न पर गिर गई। सिजल, सार रक्त ने काली लौ के पैटर्न को छुआ, जिससे तुरंत सफेद धुएं की लपटें निकलने लगी। हालांकि जलने के बजाय रक्त पैटर्न में विलीन होने लगा। धीरे धीरे इसका आधा हिस्सा भर गया। इस समय बू यून की आंखों में भी एक गंभीर भाव चमक उठा। उसके माथे के बीच में काली रोशनी टिमटिमा उठी और काले खून की एक बूंद बाहर निकली। इस काले खून के भीतर ऐसा लग रहा था कि छोटी छोटी काली लपटें जल रही थी। ये काला खून भी काले पैटर्न में विलीन हो गया और दूसरे आधे हिस्से पर कब्जा कर लिया। धमाका। खून की 2 बूंदें काली लौ के पैटर्न के आधे हिस्से पर कब्जा कर लेती हैं, जो फिर धीरे धीरे घूमने लगता है। खून की 2 बूंदें पैटर्न के घूमने का अनुसरण करती हैं, धीरे धीरे एक दूसरे के संपर्क में आती हैं। धमाका। जिस क्षण खून की 2 बूंदें आपस में टकराईं, यून और बू यून दोनों के शरीर हिंसक रूप से कांप उठे। फिर भी उनकी निगाहें घूमती हुई काली लौ के पैटर्न पर टिकी रहीं। यदि कनेक्शन विफल हो जाता तो उनके बीच का बंधन खत्म हो जाता और भविष्य में सफलता की कोई संभावना नहीं रहती। सौभाग्य से उनकी राहत के लिए सार रक्त की 2 बूंदें काली लौ पैटर्न के भीतर आसानी से विलीन हो गईं। ये स्पष्ट था कि उनमें से किसी ने भी कनेक्शन के लिए कोई प्रतिरोध नहीं किया। सार रक्त की 2 बूंदों के पूरी तरह से विलीन होने पर भिनभिनाने की आवाजें गूंज उठी। काली लौ पैटर्न अचानक चमकदार रोशनी के साथ फूट पड़ा और काली लपटें उठी, सीधे पैटर्न को प्रज्वलित कर दिया। स्विश। काली लपटों से गहरे लाल सार रक्त की 2 धाराएं निकली जो सीधे यून और बू यून के माथे पर लगी। काली लपटें उठी। ऐसा लग रहा था कि उनके माथे पर एक काली लौ का निशान बन गया, जो फिर उनके शरीर में गहराई तक विलीन हो गई। जैसे ही काली लौ के निशान उनके शरीर में गहराई तक समा गए, एक अजीब सी अनुभूति उन पर छा गई, एक अविश्वसनीय रूप से रहस्यमय एहसास, मानो अब उनके जीवन आपस में जुड़ गए हैं, साथ जीने और मरने के लिए बाध्य हैं। यून ने बू यून को देखा और बू यून ने भी उसे देखा। उनकी आंखें मुस्कुराहट से भरी हुई थीं। अपने रक्त वंशों के सफल जुड़ाव के साथ इस क्षण से वे एक दूसरे के जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बन जाएंगे। वे एक दूसरे की रक्षा अपने जीवन से करेंगे क्योंकि यह खुद की रक्षा करने के समान होगा। शुक्र है ये सफल रहा। बूहे, जो स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे थे, ने भी दोनों के बीच सफल रक्तवंश संबंध को देखकर प्रसन्नता व्यक्त की। उनकी चौकस निगाहों के नीचे बू यून का शरीर अचानक काली रोशनी की एक लकीर में बदल गया और बिना किसी प्रतिरोध के यून के शरीर में प्रवेश कर गया। यून की शक्ति का उपयोग करने की कोशिश करो, बूहे ने उत्सुकता से सुझाव दिया। ठीक है। बूहे के शब्दों को सुनकर यून ने अपना ध्यान केंद्रित किया और अपने शरीर के भीतर की स्थिति की जांच करना शुरू कर दिया। उसके निरीक्षण में बू यून एक छोटे आकार में सिकुड़ गई थी और चुपचाप अपने डेंटियन में रह रही थी। मैडम, क्या आप तैयार हैं? ये जानते हुए कि यून उसे देख रही थी, बू यून ने चंचलता से मुस्कुराया और बोला। इसके तुरंत बाद यून की आभा नाटकीय रूप से बढ़ गई। लगभग तुरंत ही 5 सितारा डू पूर्वज की ताकत तक पहुंच गई। अपने भीतर बढ़ती अपार शक्ति को महसूस करते हुए यून ने आश्चर्य से कहा, यह वास्तव में आश्चर्यजनक है। यून में आए बदलाव को देखकर बूहे को और भी खुशी हुई। बूहे एकमात्र महिला होने के नाते उसे स्वाभाविक रूप से उम्मीद थी कि यून के पास खुद की रक्षा करने की ताकत होगी। नॉन-ईदर स्पैरो एक आत्मा जानवर था जिसमें भविष्य में विकास के लिए जबरदस्त क्षमता और महत्वपूर्ण जगह थी।
जब तक यूनियन की ताकत बढ़ती जाएगी, यूनियन की ताकत भी उसी हिसाब से बढ़ेगी। सबसे महत्वपूर्ण पहलू नॉन एडर स्पैरो का विस्तारित जीवनकाल था। इतनी लंबी उम्र के साथ यूनियन एक उल्लेखनीय स्तर तक खेती करने में सक्षम होगी। मैडम, ये सिर्फ एक नियमित वृद्धि है। अगर मैं अपनी शक्ति का पूरा इस्तेमाल करता हूँ तो मैं आपकी ताकत को 9 सितारा डू पूर्वज के स्तर तक बढ़ा सकता हूँ। इसके अलावा अगर आपकी साधना 9 सितारा डू पूर्वज स्तर तक पहुंच जाती है तो हमारी संयुक्त ताकत एक डू वेनेरेट से मुकाबला करने के लिए पर्याप्त होगी। यूनियन के उत्साह को महसूस करते हुए युवा गु यूनियन ने कुछ गर्व के साथ बात की। यूनियन के शब्दों को सुनकर यूनियन के विचार जटिल हो गए। फिर उसने शांति से कहा, यूनियन, मैं जल्दी से अपनी ताकत बढ़ा लूंगी ताकि मैं तुम्हें रोक न सकूं। बूहे, जो पास में खड़ा था, ने यूनियन के विचारों को समझ लिया। उसने आगे बढ़कर उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और उसे प्रोत्साहित किया। यूनियन, दबाव महसूस करने की कोई जरूरत नहीं है। जयामा साम्राज्य जैसी बंजर जगह में तुम एक डू सम्राट के स्तर तक साधना करने में सक्षम थी, ये साबित करते हुए कि तुम्हारी प्रतिभा असाधारण है। मैं तुम्हें दुर्लभ खजानों और गोलियों की अंतहीन आपूर्ति प्रदान करूंगा। निस्संदेह समय के साथ तुम्हारी साधना का स्तर बढ़ेगा। बूही के शब्दों को सुनकर यूनियन की आंखें नर्म हो गई और उसने उसे देखा। फिर वो गूही के कंधे पर झुक गई, धीरे से बोली, पति, तुम यूनियन के लिए बहुत अच्छे हो। मूर्ख यूनियन, अगर मैं तुम्हारे लिए अच्छा नहीं हूँ तो मैं किसके लिए अच्छा रहूं। बूही ने भी यूनियन को कोमल आंखों से देखा। फिर उसने धीरे से अपने होंठ उसके लाल होंठों के करीब ले गया। उसका हाथ अनजाने में एक ऊंचे स्थान पर चला गया। कितना शर्मनाक है, मुझे यह नहीं देखना चाहिए। जैसे ही गूहे और यूनियन एक भावुक चुंबन में खो गए, यूनियन के शरीर के अंदर युवा गु यूनियन थोड़ा शर्मा गई, जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली और अपने हाथों से अपने कानों को भी बंद कर लिया। जल्दी से अपनी बाहरी आध्यात्मिक इंद्रियों को वापस ले लिया। अध्याय 351, आत्माहौल के श्रद्धेय बुजुर्ग को धोखा देना। या मास्टर आ गए हैं। यूनान संप्रदाय के पीछे के पहाड़ में 9 रंग की घाटी के भीतर कैयर की छोटी आकृति अचानक उत्साह से उछलने लगी। कैयर की बातें सुनकर किंगलिन के चेहरे पर तुरंत खुशी की झलक दिखाई दी। फ्लेम ड्रैगन और ब्लैक स्केल, जो साधना के बीच में थे, भी खड़े हो गए। फिर समूह की निगाहों के नीचे किंगलिन और कैयर के सामने का स्थान अचानक हिंसक रूप से विकृत हो गया। अगले ही पल बूहे और यूनियन एक साथ मुड़ी हुई जगह से बाहर निकले। मास्टर मालकिन, मास्टर मालकिन। जैसे ही गूहे और यूनियन प्रकट हुए, घाटी में 4 सम्मानजनक आवाजें गूंज उठी। उनका अभिवादन सुनकर गूहे और यूनियन मन मन मुस्कुराए और थोड़ा सिर हिलाया। वर्तमान में 9 रंगीन घाटी के भीतर की ऊर्जा उस समय की तुलना में कई गुना अधिक समृद्ध थी जब गूहे चले गए थे। कोई आश्चर्य नहीं कि फ्लेम ड्रैगन और ब्लैक स्केल ने यूनान संप्रदाय में लौटने पर तुरंत साधना पर ध्यान केंद्रित किया था। यूनियन आसपास की ऊर्जा की समृद्धि से चकित थी। अगर गूहे उसे इस बार यहाँ नहीं लाया होता तो उसे पता नहीं चलता कि यूनान संप्रदाय के भीतर ऐसा चमत्कारी स्थान मौजूद है। ये 9 रंगीन हरा कमल होना चाहिए जिसका मेरे पति ने उल्लेख किया था। आसपास के वातावरण को ध्यान से देखने के बाद यूनियन की नजर एक बड़े 9 रंगीन हरे कमल पर टिक गई। मास्टर, ये वे दीर्घायु मोती हैं जो मैंने इस अवधि में एकत्र किए हैं, और वे रक्तपिपासु विष सिकाडा भी काफी बढ़ गए हैं। किंगलिन ने अपने सामने एक पत्थर की मेज पर बड़ी संख्या में जैद की बोतलें रखते हुए कहा। हालांकि गूहे ने 300 से अधिक जैद की बोतलों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उस समय उन्होंने किंगलिन को जो कार्य दिए थे वे केवल उसे बहुत उबने से बचाने के लिए थे। बोतलों पर नजर डालने के बाद उन्होंने उसकी प्रशंसा की। किंगलिन, ऐसा लगता है कि तुमने मेरे द्वारा सौंपे गए कार्यों को अच्छी तरह से पूरा किया है और तुमने स्वर्गीय सांप तकनीक की अपनी साधना में भी महत्वपूर्ण प्रगति की है। गूहे की प्रशंसा सुनकर किंगलिन को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। थोड़ी देर तक बातचीत करने के बाद गूहे ने अपनी कुछ ऊर्जा किंगलिन में स्थानांतरित कर दी, जिससे उसका साधना स्तर 3 सितारा डू मास्टर तक बढ़ गया। हालांकि गूहे के शिष्यों में 3 सितारा डू मास्टर बहुत प्रभावशाली नहीं लग सकता है। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि किंगलिन सबसे छोटी थी और वह सिर्फ 2 साल से भी कम समय से साधना कर रही थी, एक साधारण व्यक्ति से शुरू करके। उसकी गति को राक्षसी माना जा सकता है, शाही परिवारों के कुछ सबसे प्रतिभाशाली लोगों द्वारा भी बेजोड़। बेशक गूहे के साधारण गुरु के रूप में उनके प्रत्येक शिष्य दुनिया के सभी प्रतिभाशाली लोगों को नीची नजर से देख सकते थे। उनमें से रानी मेडुसा की साधना सबसे अधिक थी, जो 9 सितारा डू पूर्वज के शिखर तक पहुंच गई थी। जियान और जियाओई जियान दोनों ही डू सम्राट क्षेत्र में पहुंच गए थे। हान यू और लियू लिंग डू राजा थे और नालन यानरान डू राजा स्तर तक पहुंचने की कगार पर था। इसके अलावा गूहे के सभी शिष्यों में अपने स्तर से परे लड़ने की ताकत थी। किंगलिन को ऊर्जा हस्तांतरित करने के बाद गूहे ने उसे उसकी साधना में सहायता करने के लिए कुछ गोलियां भी दी और सिस्टम ने बदले में उसे 2 उत्कृष्ट 6ठी श्रेणी की गोलियां दी। यूनियन, अब से तुम इस 9 रंग वाले हरे कमल पर साधना करोगी। ये निश्चित रूप से तुम्हारी शक्ति को तेजी से सुधारने में मदद करेगा। किंगलिन को पुरस्कृत करने के बाद गूहे ने यूनियन को 9 रंग वाले हरे कमल के पास ले जाकर कमल के मंच पर बैठने में मदद की। मालकिन, यहाँ की ऊर्जा अविश्वसनीय रूप से प्रचुर है। जैसे ही यूनियन कमल के मंच पर बैठी, उसके भीतर की यूनियन ने खुशी से चिल्लाना शुरू कर दिया। यहाँ साधना करने का प्रभाव सामान्य स्थानों की तुलना में दर्जनों गुना तेज था। जब गूहे यूनियन को साधना के लिए 9 रंग की घाटी में ले जा रहा था तो उसका दूसरा स्वर, एक आत्मा क्लोन, अंततः ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में सोल हॉल की शाखा हॉल से 100 मील बाहर एक स्थान पर पहुंचा। उसके आत्मा क्लोन से मिली जानकारी के अनुसार ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में वापस आए सोल हॉल के सम्मानित बुजुर्ग उस क्षेत्र के भीतर कई ताकतों के रहस्यमय विनाश की जांच कर रहे थे। ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र बहुत बड़ा था और गूहे स्वाभाविक रूप से उसे व्यक्तिगत रूप से खोजने के लिए बहुत आलसी था। इसलिए 3 दिन पहले उसने अपने आत्मा क्लोन को बुजुर्ग को वापस लाने के लिए एक बहाना खोजने के लिए कहा। इस समय ब्यूरियल रिज पर सोल हॉल के शाखा हॉल के बाहर रक्षकियों के रूप में प्रच्छन्न आत्मा क्लोन एक काले वस्त्र में एक कमजोर क्षीण बूढ़े व्यक्ति के सामने सम्मानपूर्वक खड़ा था।
ये बूढ़ा आदमी इस शाखा हॉल का एकमात्र सम्मानित बुजुर्ग 4 सितारा पूर्व स्तर के शिखर पर पहुंच गया था और वह पूरे उत्तर पश्चिमी महाद्वीप में सोल हॉल के 90% से अधिक रक्षकों की सीधी देखरेख करता था। ये तथ्य कि ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में उन ताकतों को किसी ने हमारा रूप धारण करके मिटा दिया, ये स्पष्ट है। क्या आप सिर्फ स्पष्ट बात नहीं कह रहे हैं? काले वस्त्र पहने बुजुर्ग की आंखें ठंडी चमक उठी जब उसने रक्षकियों को देखा। उसके स्वर में नाराजगी का संकेत था। कृपया बुजुर्ग शांत हो जाओ। बेशक, मैं यहाँ सिर्फ आपको ऐसी तुच्छ जानकारी बताने नहीं आया हूँ। बुजुर्ग की नाराजगी को देखते हुए रक्षकियों ने जल्दी से समझाया। बुजुर्ग, आपने जियानान अकादमी से गिरे हुए हृदय की लौ के चोरी होने के बारे में सुना होगा, है न? मेरी जांच के अनुसार मैंने जियानान अकादमी से 1000 मील दूर एक पर्वत श्रृंखला में गिरे हुए हृदय की लौ के निशान खोजे हैं। वह रहस्यमय व्यक्ति जिसने गिरे हुए हृदय की लौ को चुराया है निश्चित रूप से वही व्यक्ति है जिसने हमारे सोल हॉल का प्रतिरूपण किया था। ओह, तो आप कह रहे हैं कि चूंकि गिरे हुए हृदय की लौ वहां छिपी हुई है, इसलिए रहस्यमय व्यक्ति उसे आसानी से नहीं छोड़ेगा। एक बार जब हम वहां पहुंच जाएंगे तो हम निश्चित रूप से उसे पकड़ लेंगे और हम गिरे हुए हृदय की लौ भी प्राप्त कर सकते हैं। बुजुर्ग ने रक्षकियों के स्पष्टीकरण पर विचार किया। ये देखकर कि काले वस्त्र पहने बुजुर्ग उस पर विश्वास करने लगे थे, रक्षकियों ने मौके का फायदा उठाया और सुझाव दिया, बड़े, समय बहुत कीमती है। मुझे रास्ता दिखाने दो ताकि हम उस दुस्साहसी रहस्यमय व्यक्ति को पकड़ सकें। बहुत बढ़िया। काले वस्त्र पहने बुजुर्ग ने सिर हिलाया और दोनों काली धुंध में बदल गए, जल्दी से आसमान में उड़ गए और ब्यूरियल रिज से दूर चले गए। जल्द ही दोनों ब्यूरियल रिज से 100 मील दूर एक स्थान के ऊपर आसमान में पहुंच गए। हालांकि इस समय रक्षकियों अचानक धीमा हो गया और अंततः बीच हवा में रुक गया। इस असामान्य व्यवहार को देखते हुए काले वस्त्र पहने बुजुर्ग ने एक भान उठाया और रुक भी गया। फिर वह चिल्लाया, तुम अचानक क्यों रुक गए? इस समय बुजुर्ग की फटकार सुनकर रक्षकियों के चेहरे पर पहले जैसा डर नहीं दिखा। इसके बजाय उसने व्यंग्य किया, हे, हम बहुत दूर आ गए हैं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, रक्षकियों के चारों ओर आभा अचानक बढ़ गई और उसने 3 सितारा पूर्वज का साधना स्तर प्रकट किया। मुझे कुछ समय से संदेह था कि तुम्हारे बारे में कुछ गड़बड़ है, लेकिन मैं समझ नहीं पाया कि क्यों। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम आज खुद को प्रकट करोगे। रक्षकियों में आए बदलाव को देखकर काले वस्त्र पहने बुजुर्ग को थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन इससे उसके दिल में कोई खास हलचल नहीं हुई। क्या तुम सोचते हो कि सिर्फ इसलिए कि तुम कुछ रक्षकों से निपट सकते हो, तुम मुझसे निपट सकते हो? काले वस्त्र पहने बुजुर्ग ने व्यंग्य किया। चूंकि तुमने ऐसा कहा है तो जाहिर है कि मैं अकेला नहीं आऊंगा। अध्याय 352, कठपुतली का बीज बोना। उत्तर पश्चिमी महाद्वीप में सोल हॉल की सेनाओं को नियंत्रित करना। चूंकि आपने ऐसा कहा है तो जाहिर है कि मैं अकेला नहीं आऊंगा। रक्षकियों के ये शब्द सुनकर काले वस्त्र पहने बुजुर्ग के पहले शांत चेहरे पर आखिरकार बेचैनी का संकेत दिखाई दिया। अगले ही पल अचानक उसके और रक्षकियों के बीच की जगह से चांदी की बिजली का आधा मीटर चौड़ा बोल्ट निकला। फिर काले वस्त्र पहने बुजुर्ग और रक्षकियों दोनों की निगाहों के सामने यह मोटी चांदी की बिजली तुरंत एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति में बदल गई, जिसने नीले वस्त्र पहने हुए थे, एक अत्यंत परिष्कृत और विद्वान रूप में। जैसे ही यह परिष्कृत व्यक्ति प्रकट हुआ, सोल हॉल के बुजुर्ग ने एक खतरनाक आभा को महसूस किया। रक्षकियों की तरफ परिष्कृत व्यक्ति के प्रकट होने के बाद उसकी आकृति रहस्यमय तरीके से विलीन होने लगी। अंततः परिष्कृत व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करने वाली आत्मा ऊर्जा की एक धारा में बदल गई। आखिर यह व्यक्ति कौन है? ऐसी विचित्र आत्मा क्लोन तकनीक रखने वाला। रक्षकियों को परिष्कृत व्यक्ति के शरीर में विलीन होते देख काले वस्त्र पहने बुजुर्ग को तुरंत एहसास हुआ कि यह उसका एक क्लोन था। हालांकि जब काले वस्त्र पहने बुजुर्ग इस पर विचार कर रहे थे तो परिष्कृत व्यक्ति ने कोई शब्द बर्बाद नहीं किया और सीधे उनकी ओर बढ़ गया। जैसे ही काले वस्त्र पहने बुजुर्ग ने प्रतिरोध करने के लिए अपनी रूह की उंगली को सक्रिय करने वाला था, उसके सीने में अचानक तीव्र जलन हुई। हृदय ज्वाला, गिरे हुए हृदय ज्वाला। अपने शरीर के भीतर असामान्यता को महसूस करते हुए काले वस्त्र पहने बुजुर्ग ने जल्दी से हृदय ज्वाला को दबाने की कोशिश की। इस व्याकुलता के कारण परिष्कृत व्यक्ति द्वारा इकट्ठा किया गया शक्तिशालीपन सीधे उस पर लगा। एक ही मुक्का लगने से बुजुर्ग की छाती पर मुट्ठी का गहरा निशान बन गया और उसका शरीर 100 मीटर पीछे उड़ गया। उसके मुंह से खून बह रहा था। हालांकि अपने तेज पीछे हटने के दौरान काले वस्त्र पहने बुजुर्ग ने आखिरकार अपने भीतर की अजीबोगरीब हृदय ज्वाला को दबाने में कामयाबी हासिल कर ली। इस आदमी की ताकत बहुत बड़ी है और उसके साथ एक स्वर्गीय ज्वाला भी है। मैं यहाँ और नहीं रह सकता। इतना भारी झटका सहने के बाद सोल हॉल के बुजुर्ग ने दृढ़ निश्चय किया और तुरंत भागने के लिए तैयार हो गए। बुजुर्ग को भागने की कोशिश करते देख परिष्कृत आदमी पूरी तरह से शांत रहा। क्षितिज की ओर एक कदम। परिष्कृत आदमी के मन में एक हल्की फुसफुसाहट के साथ उसकी आकृति अचानक वहां से गायब हो गई जहां वह खड़ा था। अगले ही पल भागते हुए बुजुर्ग के सामने एक अदृश्य ज्वाला में लिपटी मुट्ठी पहले से ही उसके सिर की ओर टूट रही थी। ये कैसे संभव है? इस आदमी की हरकत की तकनीक बहुत ही भयानक है। मुक्का अपने ऊपर आते देख काले वस्त्र पहने बुजुर्ग पूरी तरह से भयभीत हो गया। उसने बलपूर्वक पीछे हटना बंद कर दिया और अपने सामने एक काली ढाल बना ली। धमाका। मुक्का के प्रभाव में काले वस्त्र पहने बुजुर्ग ने जल्दबाजी में जो डूकी ढाल बनाई थी उसने कोई प्रतिरोध नहीं किया और लगभग तुरंत ही टूट गई। फिर उसके विचार में वे मुठ्ठियां बड़ी और बड़ी होती गईं, जिससे उसकी दृष्टि पूरी तरह अवरुद्ध हो गई। धमाका। परिष्कृत व्यक्ति का मुक्का सीधे काले वस्त्र पहने बुजुर्ग की आंखों के बीच लगा और उसकी मुट्ठी पर अदृश्य लपटी तेजी से फैल गई। इस हिंसक मुक्का के बल पर दुबले पतले काले वस्त्र पहने बुजुर्ग ने तीखी चीख निकाली और एक बार फिर उड़ गया। दर्जनों कदम पीछे हट गया। अदृश्य लपटें उसके शरीर और यहाँ तक कि उसकी आत्मा को भी जलाती रहीं। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि गिरे हुए हृदय की ज्वाला का स्वाभाविक रूप से आत्मा ऊर्जा पर एक मजबूत दमनकारी प्रभाव था, जो सोल हॉल के सदस्यों की आत्मा तकनीकों को पूरी तरह से नकार देता था। ये देखकर कि बुजुर्ग का शरीर गिरने लगा था, परिष्कृत व्यक्ति ने कोई दया नहीं दिखाई।
उसी तकनीक का उपयोग करते हुए वह एक बार फिर बुजुर्ग के पीछे दिखाई दिया और एक और विनाशकारी प्रहार किया। परिष्कृत व्यक्ति के वर्तमान साधना स्तर के साथ एक अर्धसंत स्तर का विशेषज्ञ भी स्थानिक शक्तियों की सहायता के बिना उसकी एक कदम क्षितिज की ओर तकनीक से मेल नहीं खा पाएगा। इसमें बहुत समय नहीं लगा। इससे पहले कि काले वस्त्र पहने बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए और आगे प्रतिरोध करने में असमर्थ हो गए। इस स्थिति में परिष्कृत व्यक्ति ने अचानक अपनी आत्मा शक्ति को एक अजीब तरीके से प्रवाहित किया, जिससे वह सोल हॉल के बुजुर्ग के माथे पर जा लगी। अब वह जो कर रहा था वह प्राचीन गुप्त तकनीक कठपुतली बीजारोपण तकनीक थी, जिसे पिछली बार लियू लिंग को स्वर्गीय दानव कठपुतली तकनीक सिखाने के बाद सिस्टम द्वारा वापस कर दिया गया था। यद्यपि प्राचीन कठपुतली बीजारोपण तकनीक जटिल है, लेकिन जब आत्मा शक्ति में बहुत अंतर होता है या जब प्रतिद्वंद्वी की चेतना फीकी होती है तो इसकी सफलता दर अत्यधिक बढ़ जाती है। इस समय परिष्कृत व्यक्ति की आत्मा का क्षेत्र आत्मा हॉल के बुजुर्ग की तुलना में एक पूर्ण स्तर ऊपर था और बुजुर्ग पहले से ही उस पर पड़ी कड़ी मार से स्तब्ध था, जिससे कठपुतली बीज बोने का ये सही समय था। जैसे ही परिष्कृत व्यक्ति की आत्मा शक्ति आत्मा हॉल के बुजुर्ग के शरीर में तेजी से प्रवाहित हुई, इसने तेजी से उसकी आत्मा को घेर लिया, फिर रहस्यमय तरीके से सीधे उसमें गहराई तक प्रवेश कर गई। कुछ क्षण बाद आत्मा हॉल के बुजुर्ग की आत्मा के भीतर लगभग पारदर्शी क्रिस्टल जैसा कण दिखाई दिया। इस पारदर्शी क्रिस्टल कण के चारों ओर अनगिनत महीन पारदर्शी धागे फैले हुए थे, जो आत्मा के भीतर कण को मजबूती से जल देते थे। केवल जब वे पारदर्शी धागे आत्मा हॉल के बुजुर्ग की आत्मा के हर कोने में फैल गए, तब परिष्कृत व्यक्ति ने अपने शरीर से अपनी आत्मा शक्ति वापस ली। आपका अधीनस्थ ये मिंग गुरु को नमस्कार। जब परिष्कृत व्यक्ति ने यह प्रक्रिया पूरी कर ली तो सोल हॉल के बुजुर्ग की कसकर बंद आंखें अचानक खुल गईं और उन्होंने परिष्कृत व्यक्ति को आदरपूर्वक प्रणाम किया। उसकी आंखों में सुस्ती का कोई निशान नहीं था। वास्तव में वह अभी भी अपनी चोटों से होने वाले दर्द को बलपूर्वक सहन कर रहा था। ये लो। कठपुतली बीज से प्रत्यारोपित आत्मा हॉल के बुजुर्ग की हालत देखकर परिष्कृत व्यक्ति ने उसके मुंह में एक उपचार की गोली फेंकी। जैसे ही गोली ने असर दिखाया, बुजुर्ग की आंखों में दर्द की अभिव्यक्ति धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। कठपुतली बीजारोपण तकनीक के प्रदर्शन की प्रक्रिया के दौरान परिष्कृत व्यक्ति ने पहले ही आत्मा हॉल के बुजुर्ग से कुछ यादें बटोर ली थीं। इन यादों से परिष्कृत व्यक्ति ने पाया कि उत्तर पश्चिमी महाद्वीप में आत्मा हॉल की इस शाखा का प्रबंधन ये मिंग द्वारा किया जाता था, जो 1000 साल में आत्मा शरीरों को इकट्ठा करता था और उन्हें एक वरिष्ठ आत्मा हॉल के तियानजन स्तर के विशेषज्ञ को सौंपता था। यह इस समय के दौरान था जब ये मिंग शाखा हॉल छोड़ने से ठीक पहले वह 4 साल की संग्रहित आत्मा शरीरों को सौंपने के लिए केंद्रीय मैदानों की यात्रा करेगा। ये सोचते हुए परिष्कृत व्यक्ति के दिमाग में अचानक एक विचार आया। वही मिंग के वरिष्ठ सोल हॉल के तियानजन स्तर के विशेषज्ञ को अकेले बाहर निकालने के लिए इसी तरह की विधि का उपयोग करने का इरादा रखता था। फिर वह उसी तकनीक का उपयोग करके उस तियानजन में एक कठपुतली बीज बोएगा, धीरे धीरे सोल हॉल में घुसपैठ करेगा जब तक कि वह इसे पूरी तरह से नियंत्रित न कर ले। ये मिंग, मैं चाहता हूं कि तुम फिर से सेंट्रल प्लेन्स जाओ, अपने वरिष्ठ को खोजो और उसे बताओ कि तुमने एक अदम्य स्वर्गीय ज्वाला फॉलन हॉट फ्लेम का स्थान खोज लिया है। उसे बाहर निकालो। याद रखो, तुम्हें अपनी प्रगति की रिपोर्ट मुझे हर समय देनी होगी। कठपुतली बीज के कारण परिष्कृत व्यक्ति अपने दिमाग के माध्यम से सीधे ये मिंग से संवाद कर सकता था। हाँ मास्टर, ये मिंग ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। ये मिंग पर नियंत्रण करके परिष्कृत व्यक्ति ने उत्तर पश्चिमी महाद्वीप में सोल हॉल की 90% से अधिक सेनाओं पर प्रभावी रूप से नियंत्रण कर लिया था। अध्याय 353 तियानदेई शहर का हान परिवार। इसके अलावा सोल हॉल की इस शाखा द्वारा प्रदान की गई खुफिया जानकारी के साथ सेंट्रल स्टेट में अन्य शाखाओं से आने वाले रक्षकों के लिए गुहे की नजर से बचना मुश्किल होगा। ठीक है, जाओ और इस शाखा में वर्तमान में तैनात 2 सबसे शक्तिशाली रक्षकों को बुलाओ। फिर ये घोषणा करने के लिए कोई बहाना ढूंढूं कि रक्षक युद्ध मर चुका है। बूहे के निर्देश सुनकर यमिंग जल्दी से ब्यूरियल सोल रिज पर लौट आया और लोगों को बूहे के पास वापस ले आया। बूहे और यमिंग के हाथों में 2 सोल हॉल रक्षक, जिनके पास केवल मध्य स्तर की डूजोंग शक्ति थी, प्रतिरोध करने की कोई शक्ति नहीं थी। बूहे ने आसानी से उनकी आत्माओं में एक कठपुतली बीज प्रत्यारोपित किया। ये खत्म करने के बाद बूहे ने देर नहीं की। उसने एकांत जगह ढूंढी और सीधे एकांत में प्रवेश किया। वर्तमान में उसका क्लोन केवल 4 स्टार डू वेनेरेट स्तर पर था, लेकिन क्योंकि उसका मुख्य शरीर पहले से ही 5 स्टार डू वेनेरेट के शिखर पर पहुंच चुका था, इसलिए उसके क्लोन को उस स्तर तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। ... इस बीच ब्लैक कॉर्नर डोमेन से बहुत दूर सेंट्रल स्टेट के उत्तरी क्षेत्र में तियानदेई शहर से कई दर्जन मील बाहर 3 मीटर के पंखों वाला एक बड़ा बैंगनी पक्षी आकाश में दिखाई दिया। बैंगनी पक्षी की पीठ पर बर्फ की तरह सफेद त्वचा और लंबे चांदी के बालों वाली एक लंबी युवती खड़ी थी। उसके बगल में सफेद लिबादे में एक छोटी लड़की थी, जो केवल महिला की कमर तक पहुंच रही थी। ये दोनों हान यू और जियान थे, जिन्हें गुही द्वारा प्रशिक्षण यात्रा पर भेजा गया था। जिस बैंगनी पक्षी पर वे सवार थे वह बैंगनी दानव गिद्ध था, जो गुही द्वारा हान यू को उपहार में दिए गए 9वें स्तरीय जादुई जानवर के अंडे से निकला था। कुछ समय पहले महान बुजुर्ग सुकियान ने अकादमी के बुजुर्गों को ग्रिफिन का उपयोग करके हान यू और जियान को ब्लैक कॉर्नर डोमेन के बाहर निकटतम अंतरिक्ष वर्महोल में भेजने की व्यवस्था की थी। जब वे दोनों वर्महोल को पार करके सेंट्रल स्टेट में पहुंचे तो बैंगनी दानव गिद्ध का बच्चा पैदा हो गया था। जैसे ही वह पैदा हुआ, उस जीव में 5वीं श्रेणी की शीर्ष जादुई जानवर की ताकत थी। उसका शरीर 3 मीटर के आकार का हो गया और उसकी उड़ान की गति कई 6ठी श्रेणी के जादुई जानवरों से आगे निकल गई। इसके बाद हान यू ने जियान को कुछ समय के लिए अपने घर आने के लिए आमंत्रित किया। बिना किसी हिचकिचाहट के जियान ने हान यू के प्रस्ताव पर सहमति जताई। बैंगनी दानव गिद्ध की पीठ पर हान यू ने दूर से ऊंची शहर की दीवारों की ओर उत्साह से इशारा किया और जियान से कहा, बड़ी बहन, आगे तियानशुई शहर है, हम जल्द ही घर पहुंच जाएंगे। मम्मा, छोटी बहन, इस यात्रा का मुख्य कारण आपके घर का स्थान याद रखना है।
मैं ज्यादा देर तक नहीं रुक पाऊंगी, लेकिन अपना मिशन पूरा करने के बाद मैं फिर से आपको ढूंढने आऊंगी। हान यू के शब्दों को सुनकर जियान ने गंभीरता से सिर हिलाया, फिर अपनी युवा आवाज के बावजूद आश्चर्यजनक रूप से परिपक्व लहजे में बोली। हान यू ने मूल रूप से कम 5 साल के लिए जियानान अकादमी में अध्ययन करने की योजना बनाई थी, लेकिन अब वह अपेक्षा से 2 साल पहले वापस आ रही थी। अपने दूर रहने के दौरान हान यू अक्सर घर पर कुछ लोगों के बारे में सोचती थी। मेरी छोटी बहन अब तक बहुत बड़ी हो गई होगी। जियान जैसी एक छोटी सी आकृति उसके दिमाग में दिखाई दी और हान यू खुद को हल्के से मुस्कुराने से नहीं रोक पाए। ये किस तरह का जादुई जानवर है, मैंने पहले कभी नहीं देखा, और इसकी पीठ पर 2 लोग हैं। कुछ ही देर में बैंगनी दानव गिद्ध विशाल शहर की दीवारों के 1000 मीटर के भीतर उड़ गया। वहां तैनात कुछ पहरेदारों ने बड़े जीव को देखा और उसके आने से सावधान होने लगे। जैसे ही बैंगनी दानव गिद्ध सैनिकों के पास पहुंचा, उन्हें आखिरकार उसकी पीठ पर बैठी 2 महिलाओं पर एक स्पष्ट नजर पड़ी। शहर की दीवार पर एक अधेड़ उम्र का आदमी, जिसके पास टू स्पिरिट की ताकत थी, अपनी नजर उस लंबी महिला पर टिकाए हुए था। उसका दिमाग दौड़ रहा था। इस समय ये देखकर कि बैंगनी दानव गिद्ध रुकने का इरादा नहीं रखता था, सैनिकों के एक समूह ने अपने हथियार निकाले और आसमान में उन दोनों पर जोर से चिल्लाया, तुम दोनों। तियानशुई शहर के नियमों के अनुसार बड़े उड़ने वाले जादुई जानवरों को शहर में प्रवेश करने की सख्त मनाही है। हालांकि बैंगनी दानव गिद्ध पर सवार 2 महिलाओं ने ऐसा अभिनय किया जैसे उन्होंने कुछ सुना ही न हो और सीधे शहर की दीवारों के ऊपर से शहर में उड़ गईं। तुम शहर के नियमों की अनदेखी करने की हिम्मत कर रहे हो, बस तब तक रुको जब तक मैं। इससे पहले कि दस्ते का नेता अपनी चेतावनी पूरी कर पाता, अधेड़ उम्र के आदमी ने उसे बीच में ही टोक दिया। चुप रहो, वह हान परिवार की सबसे बड़ी बेटी थी। अगर तुम हान परिवार के किसी व्यक्ति को रोकने की हिम्मत करोगे तो तुम्हें मृत्यु की इच्छा होनी चाहिए, अधेड़ उम्र के आदमी ने धीमी आवाज में डांटा। हान परिवार की सबसे बड़ी बेटी, क्या वह जियानान अकादमी के लिए नहीं गई थी? वह इतनी जल्दी वापस क्यों आ गई? दस्ते के नेता ने संदेह से पूछा। हान परिवार का जिक्र सुनते ही उसकी आंखें सिकुड़ गईं। कौन जानता है, लेकिन उस बैंगनी पक्षी की आभा को देखते हुए ये कम से कम 5वीं श्रेणी का जादुई जानवर है। हान परिवार की सबसे बड़ी बेटी ने अपनी ताकत में महत्वपूर्ण प्रगति की होगी। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने चुपचाप उत्तर दिया, पीछे हटते हुए बैंगनी आकृति को सार्थक भाव से देखते हुए। तियानबेई शहर विशाल था, जियामा साम्राज्य की राजधानी से भी बड़ा। पूरा शहर भव्यता का एहसास कराता था, चौड़ी सड़कें लोगों से भरी हुई थी जो शहर की समृद्धि को प्रकट करती थी। हान परिवार तियानबेई शहर के दक्षिणी भाग में स्थित था, जबकि उनके प्रतिद्वंद्वी हॉन परिवार ने उत्तर पर कब्जा कर लिया था। ये दोनों परिवार शहर के शासकों की तरह थे, जो इसे 2 अलग अलग हिस्सों में विभाजित करते थे। बेशक शहर में कुछ छोटे गुट भी थे, लेकिन हान और हॉन परिवारों की तुलना में वे महत्वहीन थे, केवल 2 दिग्गजों के बीच की खाई में जीवित रह रहे थे। उस समय भले ही बैंगनी दानव गिद्ध तियानशुई शहर के ऊपर ऊंची उड़ान भर रहा था, फिर भी इसने बहुत ध्यान आकर्षित किया। शहर में कई लोगों की चकित निगाहों के नीचे बैंगनी दानव गिद्ध अचानक एक जगह पर आ गया रुको। ठीक नीचे शहर के दक्षिणी भाग में स्थित एक विशाल एस्टेट था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हान परिवार के इलाके में इस तरह से घुसपैठ करने की? जैसे ही बैंगनी दानव गिद्ध एस्टेट की ओर उतरने लगा, अंदर से एक गुस्से भरी चीख निकली। कई शक्तिशाली आभाएं तेजी से बाहर निकली, जो सीधे बैंगनी दानव गिद्ध की ओर बढ़ रही थी। उनकी अचानक हरकतों ने तुरंत एस्टेट में मौजूद अन्य लोगों का ध्यान आकर्षित किया, जो सभी उत्सुकता से आसमान की ओर देखने लगे। बस कुछ ही पलों में जो लोग भागकर बाहर आए थे, वे बैंगनी दानव गिद्ध के सामने आ गए। गिद्ध की पीठ पर हान यू ने तेजी से आगे बढ़ते समूह को देखा और शानदार वस्त्र पहने एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित किया। उसके चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान चमक उठी और उसने उत्साह से पुकारा, पिताजी, मैं वापस आ गई हूँ। कड़ाईदार वस्त्र पहने अधेड़ उम्र का व्यक्ति, जो सबसे पहले आगे बढ़ा था, उसने हान यू का चेहरा साफ देखा और उसकी आंखें तुरंत उत्साह से भर गईं। यूइर, क्या तुम जियानान अकादमी में नहीं थे? तुम इतने अचानक क्यों लौट आए? और तुम्हारी ताकत, ये कैसे हो सकती है? हान यू से निकलने वाली आभा को महसूस करते हुए अधेड़ उम्र के व्यक्ति के चेहरे पर आश्चर्य से लेकर अत्यधिक खुशी तक का भाव आ गया। अध्याय 354। हानजू, पिताजी, इस सब के पीछे एक लंबी कहानी है। जब हम वापस आएंगे तो मैं सब कुछ समझा दूंगा। ओह, वैसे मैंने अभी तक आपका परिचय नहीं कराया है। यह मेरी बड़ी बहन जियान है। बड़ी बहन जियान, यह मेरे पिता हैं। वहाँ मेरे दूसरे चाचा हैं और वह व्यक्ति हैं। हान यू ने मुस्कुराते हुए जियान को अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य से मिलवाया। नमस्ते सभी। हान यू के परिचय समाप्त करने के बाद जियान ने हान परिवार की ओर एक चमकदार मुस्कान के साथ अपना हाथ हिलाया, जिसमें मोती जैसे सफेद दांत दिखाई दे रहे थे। हालांकि जियान का अभिवादन करने का तरीका काफी सहज लग रहा था, जिसे अधिक विशेष व्यक्तियों द्वारा अपमानजनक माना जा सकता था, हान यू उसके व्यवहार से काफी संतुष्ट थी। कम से कम जियान उन्हें बूढ़े बूढ़े नहीं कह रही थी, जैसा कि वह अकादमी में बड़ों के साथ करती थी। जियान की युवा आवाज सुनकर हान यू के पिता और उसके दूसरे चाचा दोनों कुछ हद तक आश्चर्यचकित थे, लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कान थी। जियान का साधना स्तर कुछ हद तक छिपा हुआ था, लेकिन परिवार के सदस्य अभी भी उसके भीतर छिपी शक्तिशाली शक्ति को महसूस कर सकते थे। हाँ, चूंकि मिस जियान युवा की बड़ी बहन है, इसलिए कृपया यहाँ घर जैसा महसूस करें, जैसे कि यह आपका अपना घर हो। जियान के अभिवादन के बाद हान यू के पिता ने विनम्रता से कहा। धन्यवाद। जियान ने विनम्रता से जवाब में सिर हिलाया। पिताजी, मैं पहले बड़ी बहन को आगे ले जाऊंगी, हम बाद में और बात करेंगे। हान यू ने बैंगनी जादुई चील को नीचे उतरने का आदेश देने से पहले ब्रोकेड लिबादे वाले आदमी से खुशी से कहा। बहन, तुम वापस आ गई हो। जैसे ही वे एक विशाल प्रांगण में उतरे, प्रवेश द्वार से एक कर्कश आवाज गूंजी। इस जानी पहचानी आवाज को सुनकर हान यू के चेहरे पर तुरंत एक खुशी का भाव उभर आया। जब उसने प्रवेश द्वार की ओर देखा तो उसने एक सुंदर युवा लड़की को तेजी से अपनी ओर दौड़ते हुए देखा।
लड़की लगभग 17 साल की, उसकी भौहें विलो के पत्तों की तरह नाजुक और त्वचा बर्फ की तरह गोरी थी। वह लंबी थी, उसने बैंगनी रंग की पोशाक पहनी हुई थी जो उसके सुडौल शरीर को और भी निखार रही थी। इतनी कम उम्र में भी वह पहले से ही एक खिलती हुई सुंदरता की शान दिखा रही थी। बहन, जुए को तुम्हारी बहुत याद आती थी। विशाल बैंगनी जादुई चील के बारे में उत्सुक होने के बावजूद बैंगनी पोशाक वाली लड़की सबसे पहले हान यू को गले लगाने के लिए दौड़ी। जुए, तुम छोटी बदमाश, तुम कुछ ही सालों में इतनी सुंदर हो गई हो। हान यू ने स्नेहपूर्वक कहा। उसकी आंखों में एक स्नेहपूर्ण भाव भर गया। आह, ऐसा नहीं हो सकता। जुए आपकी आधी भी सुंदर नहीं है, बहन। हान यू की बातें सुनकर हानजू के गाल थोड़े लाल हो गए और उसने शर्म से जवाब दिया। हालांकि ऐसा कहने के बाद हानजू ने हान यू के बगल में खड़ी सफेद पोशाक वाली छोटी लड़की को देखा। उसने इस छोटी लड़की को अपनी बहन के साथ बैंगनी जादू की चील से उतरते देखा था, इसलिए उसने उत्सुकता से पूछा, बहन, ये छोटी लड़की कौन है? वह बहुत प्यारी और सुंदर है। हानजू की बातें सुनकर हान यू के चेहरे पर मुस्कान अचानक से गायब हो गई। फिर उसने गंभीरता से परिचय दिया। जुए, असभ्य मत बनो। यह मेरी बड़ी बहन है। आपको उसे बहन जी यान कहकर बुलाना चाहिए। आह! हान यू की अचानक सख्त आवाज सुनकर हानजू, जो अपनी बहन के स्वभाव से परिचित थी, हैरान रह गई, लेकिन जल्दी ही उसे लगा कि जैसे कोई बच्चा गलती कर बैठा हो। उसने जल्दी से जियान से माफी मांगी और कहा, बहन जियान, मुझे पहले के लिए बहुत खेद है। जियानान अकादमी में जियान जब भी कोई उसे छोटी लड़की या इसी तरह के शब्दों से पुकारता तो वह क्रोधित हो जाती। लेकिन आज जब हानजू ने ये कहा तो जियान को कोई गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसे कुछ हद तक खुशी भी हुई। इससे पहले कि हानजू अपनी माफी पूरी कर पाते, जियान ने अपनी बचकानी आवाज में उसे बीच में ही रोक दिया। हे, क्या तुम सच में ऐसा कहना चाहती हो? क्या मैं वाकई सुंदर और प्यारी दोनों हूँ? जियान की आवाज सुनकर हानी और हानजू दोनों को तुरंत राहत महसूस हुई। बेशक ये सच है, बहन जियान। हानजू ने जियान को पुकारते हुए मीठी मुस्कान दी। हे, मुझे आपकी बातें सुनना अच्छा लगता है, छोटी बहन जू ए। चूंकि हम पहली बार मिल रहे हैं, इसलिए मैं आपको एक उपहार दूंगी। जियान ने फिर से हंसते हुए अपनी स्टोरेज रिंग से एक सफेद जैड की बोतल निकाली और उसे हानजू को थमा दिया। जू ए, सीनियर बहन जियान आपको कुछ दे रही हैं। आप धन्यवाद क्यों नहीं कह रही हैं? हानयू ने हानजू की हिचकिचाहट को देखते हुए उसे याद दिलाया। हानयू के शब्दों को सुनकर हानजू ने अब और संकोच नहीं किया। उसने हाथ बढ़ाया, जियान से सफेद जैड की बोतल ली और खुशी से कहा, धन्यवाद बहन जियान, आपका स्वागत है। जल्दी से अंदर जाकर देखिए। जियान ने लापरवाही से अपना हाथ हिलाया। शुरू में विनम्रता के कारण हानजू ने उपहार को तुरंत जांचने की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन चूंकि जियान ने सुझाव दिया था, इसलिए उसने पीछे नहीं हटी। उसने तुरंत जैड की बोतल खोली। जैसे ही इसे खोला गया, औषधीय जड़ी बूटियों की एक समृद्ध खुशबू हवा में भर गई, जिसने हानजू को अपनी सुगंध से मदहोश कर दिया। बहन जियान, ये किस तरह की गोली है? हानजू ने उत्साह से पूछा। हे, मास्टर ने कहा कि यह छठी कक्षा की गोली है। मुझे इसका सही नाम याद नहीं है, जियान ने थोड़ी शर्मिंदगी भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया। उसने सोचा था कि हानजू इसे पहचान लेगी। छठी कक्षा की गोली। जियान की बातें सुनकर हानजू रोमांचित हो गई। आखिरकार हान परिवार जिसकी मियागर का सम्मान करता था, वह केवल 5वीं कक्षा की गोलियां ही बना सकता था। छठी कक्षा की गोलियां बेहद दुर्लभ थीं और हान परिवार के पास मुश्किल से कुछ ही थी। ये तथ्य कि जियान ने इतनी कीमती गोली को बैठक के उपहार के रूप में दिया था, हानजू को आश्चर्यचकित कर गया। बहन जियान, यह उपहार बहुत कीमती है, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। हानजू ने जल्दी से बोतल पर ढक्कन वापस लगाया और इसे जियान को वापस करने की कोशिश की। यह कोई बड़ी बात नहीं है, बस छठी कक्षा की गोली है। मेरे पास बहुत सारी हैं। अगर आप चाहें तो मेरे पास 7वीं कक्षा की गोलियां भी हैं। अगर तुम्हें यह नहीं चाहिए तो तुम इनमें से एक ले सकती हो। जियान ने अपनी स्टोरेज रिंग से 2 और जेड बोतलें निकाली, जिनमें से प्रत्येक में 7वीं कक्षा की गोलियां थी। 7वीं कक्षा गोलियां। इस बिंदु पर हानजू सदमे में हकलाने लगी, स्पष्ट रूप से अभिभूत। एक पल के बाद जब उसने आखिरकार सब कुछ समझ लिया, तो हानजू ने जियान द्वारा पहले पेश की गई मूल छठी कक्षा की गोली को स्वीकार करने का फैसला किया। उसके बाद हानयू ने धीरे से जियान को सुझाव दिया, बड़ी बहन, क्या मैं अगले कुछ दिनों में शहर का पता लगाने और आपको मेरे गृहनगर के वातावरण का अनुभव कराने के लिए आपके साथ चलूं? कुछ दिन मौज मस्ती। जियान को प्रस्ताव से लुभाया गया, लेकिन उसे अपना काम याद आने के कारण वह हिचकिचाई। बहन जियान, मैं इस जगह को अच्छी तरह से जानती हूँ। पहले जब मेरी बहन घर पर नहीं होती थी तो मुझे बाहर जाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन अब यह एकदम सही है। हम तीनों एक साथ बाहर जा सकते हैं। हानजू ने रोमांच के लिए उत्सुकता से उत्साहपूर्वक कहा। अध्याय 355 संकटमोचक जियान। बड़ी बहन, गुरु ने यह भी कहा कि साधना के लिए काम और आराम के बीच संतुलन की आवश्यकता होती है। थोड़ा आराम करना समायोजन का एक अच्छा तरीका है। हानयू ने धीरे से समझाया। ठीक है, हम 3 दिन खेलेंगे, 3 दिन ज्यादा देरी नहीं करेंगे। हानयू और हानजू की बातें सुनकर जियान ने थोड़ा सिर हिलाया और सहमति जताई। ये कहने के बाद अचानक उसके हाथ में एक 2 रंग की गोली दिखाई दी और उसने जल्दी से उसे अपने मुंह में डाल लिया और चबाने लगी। उनकी बातचीत के दौरान हानजू ने जियान और हानयू के साधना स्तरों के बारे में और साथ ही आंगन में घूमने वाले विशाल बैंगनी पक्षी की उत्पत्ति के बारे में और अधिक सीखा। उसे बहुत अधिक आश्चर्य हुआ। हालांकि उन्होंने जितनी भी बातें की, उसके बावजूद हानयू और जियान ने गुही के बारे में बहुत कुछ नहीं बताया, खासकर तकनीकों के संचरण और स्मृति संचार के बारे में। आप दोनों की बातें सुनने के बाद मैं भी पढ़ाई करने के लिए जियानान अकादमी जाना चाहता हूँ, हानजू ने कहा। हानजू को जियानान अकादमी में दिलचस्पी दिखाते हुए सुनकर हानयू ने अपनी आंखों में प्यार भरी नजर डालते हुए धीरे से कहा, यह बहुत बढ़िया है,
लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप 2 और साल इंतजार करेंगे। तब तक जियान और मैं दोनों जियानान अकादमी लौट जाएंगे। ये बहुत बढ़िया है, फिर मुझे आपसे अलग नहीं होना पड़ेगा बहन। ये जानते हुए कि हान यू उसके साथ जाएगी, हानजू को बहुत खुशी हुई। चूंकि बैंगनी जादुई चील बहुत बड़ी थी और शहर में बहुत ज्यादा ध्यान आकर्षित करती, इसलिए हान यू ने उसे अपने आंगन में रखने का फैसला किया। हान यू ये भी जानती थी कि जियान को बहुत ज्यादा अजनबियों से मिलना जुलना पसंद नहीं था। नौकरानियों को जादुई चील की देखभाल करने का निर्देश देने के बाद उसने परिवार के बाकी सदस्यों का अभिवादन करने की सहमत नहीं उठाई। इसके बजाय वो हानजू और जियान के साथ एस्टेट से निकल गई और तियानबेई शहर की सड़कों की ओर चल पड़ी। शहर में बहुत से लोग हान यू के बारे में भूल गए होंगे, लेकिन वे हानजू से काफी परिचित थे। छोटी लोली जियान के साथ इन दोनों बहनों को देखकर स्वाभाविक रूप से राहगीरों की उत्सुकता बढ़ गई। पहले दिन जब तीनों शहर के दक्षिणी हिस्से में घूमी तो सब कुछ ठीक ठाक रहा। हालांकि दूसरे दिन जब वे शहर के उत्तरी हिस्से में पहुंची तो उन्हें एक अप्रिय स्थिति का सामना करना पड़ा। हॉन परिवार के एक युवा सदस्य ने उन तीनों को एक व्यस्त सड़क के बीच में रोकने की हिम्मत की। हान यू, छोटी बहन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम वापस आ जाओगी। लाल प्रतीक चिन्ह वाले कपड़े पहने एक कामुक युवक ने बिना किसी शालीनता के हान यू और हानजू को घूरा। उसके सामने पहरेदारों की एक पंक्ति खड़ी थी, वे सभी डू मास्टर थे और उसके पीछे एक बुजुर्ग था जिसकी ताकत चोटी की डूकिंग जितनी थी। हॉन ताओ, सड़क को सिर्फ एक कुत्ता ही रोक सकता है। अगर तुम हमारे रास्ते से नहीं हटोगे तो हमें असभ्य होने का दोष मत दो। बोलते समय हान यू की आवाज ठंडी हो गई। यह क्या है? क्या ये तुम्हारे परिवार की सड़क है? मुझे यहीं खड़े रहना पसंद है। हान यू के गुस्से भरे भाव को देखकर हॉन ताओ और भी उत्तेजित हो गया। उसकी आंखों में कामुकता भरी हुई थी और वह उसे घूर रहा था। बड़ी बहन, यह आदमी घिनौना है, मैं उसे मारना चाहती हूँ। जियान ने हान ताओ के चेहरे पर भाव देखकर महसूस किया कि उसके माथे पर कुछ नसें उभर आई हैं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसका छोटा सा शरीर लगभग तुरंत हान ताओ के सामने के पहरेदारों के बीच से गुजर गया और उसकी छोटी मुट्ठियां उसके शरीर पर जोर से लगी। क्रैक! एक पल में हान ताओ के शरीर से हड्डियों के टूटने की आवाज सुनी जा सकती थी। उसका पूरा शरीर पीछे की ओर उड़ गया, उसकी छाती में एक भयानक छेद हो गया और उसके मुंह और नाक से अनियंत्रित रूप से खून बहने लगा। गति इतनी तेज थी कि उसके पीछे बैठा चोटी का डूकिंग का बुजुर्ग भी प्रतिक्रिया करने में विफल रहा। बड़ी बहन, जैसे ही हान यू ने जियान के शब्द सुने, उसे जियान का नाम पुकारने का समय ही नहीं मिला, इससे पहले कि वह हान ताओ को खून से लथपथ पड़ा देखती। युवक को नीचे गिराने के बाद जियान तेजी से हान यू और हानजू के पास लौट आया। ये देखकर हान यू को उलझन महसूस हुई। वह अच्छी तरह जानती थी कि जियान कितना शक्तिशाली था और हान ताओ की निम्न स्तरीय दुष्पिरित साधना को देखते हुए जियान से मुक्का खाने का मतलब था कि उसके बचने की कोई संभावना नहीं थी। हालांकि हान यू को हान ताओ पसंद नहीं था और वह उसे सबक सिखाना चाहती थी, लेकिन उसका इरादा उसे मारने का नहीं था। चिंता मत करो छोटी बहन, वह नहीं मरेगा। मैंने उसे बस थोड़ा सा सबक दिया है ताकि वह भविष्य में अपनी आंखें खुली रखे। जियान ने अपनी बचकानी आवाज के बावजूद परिपक्व लहजे में बात की, जैसे कि वह हान यू की चिंताओं को समझती हो। जियान का आश्वासन सुनकर हान यू को कुछ राहत महसूस हुई। तियानबेई शहर में जबकि ऐसा लग रहा था कि हान और हॉन परिवार बराबरी के हैं, सच में हॉन परिवार थोड़ा मजबूत था। हालांकि हॉन ताओ मुख्य परिवार शाखा का हिस्सा नहीं था। अगर जियान ने उसे मार दिया होता तो हॉन परिवार निश्चित रूप से इसे जाने नहीं देता। अब जबकि जियान ने उसे केवल घायल किया था, हान यू को कम दबाव महसूस हुआ। युवा मास्टर हॉन ताओ, क्या आप ठीक हैं? दूसरी तरफ हॉन ताओ के साथ आए चोटी के डूकिंग विशेषज्ञ उसे गिरते देखकर चिंतित और क्रोधित दोनों दिख रहे थे। हॉन ताओ की हालत की जांच करने के बाद बुजुर्ग ने जियान को घूर कर देखा। उसकी बूढ़ी आंखें गुस्से से भरी हुई थी। मेरे हॉन परिवार के इलाके में परेशानी खड़ी कर रहे हो। अगर मैं तुम्हें नहीं मारूंगा तो मैं शहर में हंसी का पात्र बन जाऊंगा। ये कहने के बाद शक्तिशाली डूकी हुई बुजुर्ग के चारों ओर घूम गया और एक झटके में उसका आकार जियान की ओर बढ़ गया। उसके सूखे हाथ सीधे उसकी ओर निशाना साध रहे थे। बुजुर्ग की आभा को महसूस करते हुए हानजू घबरा गया, लेकिन उसके बगल में हान यू ने उसे सहानुभूति भरी निगाह से देखा। जियान के लिए उसने अपनी स्टोरेज रिंग से एक और गोली निकाली और उसे चबाना शुरू कर दिया, बिल्कुल बेफिक्र। बड़ी बहन, उस पर नरमी से पेश आओ। बूढ़े आदमी को एक ही बार में मत मारो, हान यू ने विनती की। हान यू के शब्द उसके मुंह से पूरी तरह निकलने से पहले हान परिवार के शीर्ष डूकिंग विशेषज्ञ को जियान की एक ही लात से उड़ा दिया गया, बिना हवा में एक भी लहर पैदा किए। बड़े ने एक तीखी चीख मारी क्योंकि उसका शरीर 10 मीटर से ज्यादा दूर उछल गया और हान परिवार के एक गार्ड से टकरा गया। बूढ़े शान, क्या तुम ठीक हो? हान परिवार के गार्डों का एक समूह तुरंत वहां पहुंच गया। जियान की लात से उड़ जाने के बाद बड़ी बहन हान ताओ की तरह हिलने में असमर्थ होकर निश्चल पड़ी रही। ये दृश्य आसपास के दर्शकों ने देखा, जो जियान की पहचान और ताकत के बारे में बड़बड़ाने लगे। तो बहन, जियान वास्तव में इतनी शक्तिशाली है? हान यू और जियान के बगल में खड़ी हानजू का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। हालांकि उसने जियान की ताकत के बारे में उनकी पिछली बातचीत के दौरान सुना था, लेकिन उसे एक चोटी के डूकिंग विशेषज्ञ को आसानी से हराते हुए देखकर वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। चलो चलते हैं, इस आदमी ने मेरा मूड खराब कर दिया है। बड़ी बहन को हराने के बाद जियान और दोनों बहनों को अब अपनी सैर जारी रखने का मन नहीं हुआ। अपने आसपास की चर्चाओं को अनदेखा करते हुए वे मुड़े और उस बड़े एस्टेट में वापस चले गए जहां हान परिवार रहता था। अध्याय 356। हॉन परिवार को संदेह होने लगा। जियान की जांच। जियान और हान यू के हान परिवार की संपत्ति में वापस आने के बाद पूरे दिन कुछ खास नहीं हुआ। पहले से ही चहल पहल भरे बाजार में जो हंगामा हुआ था, उसके बावजूद हॉन परिवार ने स्पष्टीकरण मांगने के लिए हान परिवार के पास किसी को नहीं भेजा। शाम को हान यू के पिता हानची ने उसे अकेले अपने अध्ययन कक्ष में बुलाया।
युए, तुम कुछ दिनों से वापस आए हो, लेकिन हमारी ठीक से बातचीत नहीं हुई है। अब क्या तुम अपने पिता के साथ उन कुछ अनुभवों को साझा कर सकती हो जो तुमने पिछले कुछ वर्षों में किए हैं जब तुम दूर थी? हानची ने अध्ययन कक्ष में विनम्रता से पूछा। पिताजी, मैंने आपको जियानान अकादमी में शिष्य बनने के बारे में पहले ही बता दिया है। हालांकि मेरे गुरु के बारे में अभी भी कई ऐसी बातें हैं जो मैं अभी तक नहीं बता सकती। हानची के चेहरे पर उम्मीद भरी नजर देखकर हान यू ने सावधानी से बात की। उसकी प्रतिक्रिया सुनकर हानची स्पष्ट रूप से नाखुश था, लेकिन उसने आगे कुछ नहीं कहा। इसके बजाय उसने आह भरी और कहा, युए, हमने तुम्हारी बड़ी बहन की ताकत का विश्लेषण किया है और ऐसा लगता है कि उसकी युद्ध शक्ति मेरी शक्ति से कम नहीं हो सकती। तुम्हारे गुरु द्वारा ऐसा शिष्य पैदा करने के लिए उनकी शक्ति भयानक होनी चाहिए। वास्तव में मेरे गुरु की शक्ति भयानक है। हान यू ने सहमति में सिर हिलाया। युए, अभी यहाँ कोई और नहीं है, इसलिए मैं तुमसे सिर्फ एक बात पूछूंगा। तुम्हारे गुरु की साधना किस स्तर तक पहुंच गई है? इसकी तुलना ग्रैंड एल्डर से कैसे की जा सकती है? हानची ने गंभीरता से पूछा। जहां तक मेरे गुरु की सटीक शक्ति का सवाल है, मुझे ज्यादा यकीन नहीं है, लेकिन अपने अंतर्ज्ञान और मैंने जो कुछ तकनीकें देखी हैं, उनके आधार पर मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि परदादा भी मेरे गुरु की बराबरी नहीं कर सकते। हालांकि हान यू के शब्द अस्पष्ट थे, लेकिन उन्होंने वही उत्तर दिया जिसकी हानची को उम्मीद थी। ये सुनने के बाद हानची के चेहरे पर अचानक से नरमी छा गई और उसने खुशी से कहा, युए, ऐसा लगता है कि तुम्हें जियानान अकादमी भेजना बहुत समझदारी भरा फैसला था। हालांकि हान यू हान परिवार के साथ रहकर लगभग वही साधना संसाधन प्राप्त कर सकती थी, लेकिन उसे छोटी उम्र में ही हजारों मील दूर जियानान अकादमी भेज दिया गया था। इस फैसले ने कई लोगों को हैरान कर दिया था। उन्हें यह नहीं पता था कि हान परिवार को भले ही तियानबेई शहर में प्रमुख माना जाता हो, लेकिन उत्तरी क्षेत्र या यहाँ तक कि जोंगझोऊ की भव्य योजना में ये बहुत महत्वहीन था। हानची का फैसला जोंगझोऊ के कई परिवारों की सोच के अनुरूप था। अपने लोगों को जियानान अकादमी जैसी जगह पर भेजने के दो उद्देश्य थे। पहला, उनकी क्षमताओं को बेहतर बनाना और उन्हें बेहतर बनाना, और दूसरा, प्रतिभाशाली व्यक्तियों के साथ संबंध बनाना। इसके अतिरिक्त वे जियानान अकादमी के अर्ध डीन के साथ कुछ संबंध स्थापित करने की उम्मीद कर रहे थे, जो ड्रैगन की तरह मायावी था, ताकि उसकी सुरक्षा प्राप्त कर सके। स्पष्टतः हान यू की यात्रा के परिणामों ने हानची को एक पिता और परिवार के मुखिया के रूप में बहुत संतुष्ट किया था। युए, मैं बस इतना ही पूछना चाहता था। अब तुम आराम कर सकती हो, हानची ने संतोष के साथ कहा। तो मैं विदा लेता हूँ, हान यू ने कहा। शांत भाव बनाए रखते हुए उसने झुककर अध्ययन कक्ष छोड़ने की तैयारी की। जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ी, हानची ने फिर से कहा, युए, आज पहले जो हुआ उसके बारे में चिंता मत करो। पहले हान ताओ ने उकसाया और तुम्हारी बड़ी बहन ने उसे सबक सिखाया, लेकिन उसकी जान नहीं ली। अगर हान परिवार मुसीबत मोल लेने भी आए तो भी तुम्हारे पिता एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। उसी समय तियानबेई शहर में हान परिवार की संपत्ति से भी बड़ी जागीर में हान परिवार के कई उच्च पदस्थ सदस्य एक भव्य हॉल में इकट्ठे हुए थे। हॉल में हान ताओ, जो पहले जियान द्वारा गंभीर रूप से घायल हो गया था, 4 नौकरों द्वारा उठाए गए एक नर्म स्ट्रेचर पर लेटा हुआ था। हान ताओ के बगल में आलीशान वस्त्र पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था। उसका चेहरा दुख से भरा हुआ था, क्योंकि वह हॉल के शीर्ष पर बैठे एक अन्य अधेड़ उम्र के आदमी से शिकायत कर रहा था। परिवार के मुखिया, हान परिवार हमारे हान परिवार के इलाके में इतनी हिंसक कार्रवाई करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? अगर हम इसे जाने देंगे तो क्या दूसरे परिवार हम पर हंसेंगे नहीं? हॉल के शीर्ष पर बैठा व्यक्ति हॉन ली था, हॉन परिवार का मुखिया। उसकी साधना बहुत पहले ही डुहुआन चरण के शिखर पर पहुंच चुकी थी और वह डुजोंग क्षेत्र में प्रवेश करने से केवल एक कदम दूर था। हॉन लियान, क्या तुम्हें पता है कि हान परिवार की युवती ही वह है जिसे चेन र पसंद करती है? फिर भी हॉन ताओ ने उसे परेशान करने की हिम्मत की। क्या वह परिवार के मुखिया की सीधी लाइन की अवहेलना कर रहा है? इस समय हॉन ताओ के लिए न्याय मानने के बारे में कुछ भी कहने के बजाय हॉन ली ने बिना किसी सहानुभूति के अपने सामने अधेड़ उम्र के व्यक्ति को कठोरता से फटकार लगाए। हॉन ली को अपने बेटे के जीवन और मृत्यु के प्रति ऐसी उदासीनता दिखाते हुए सुनकर हॉन लियान का चेहरा गुस्से से पीला पड़ गया। अपने दांत पीसते हुए उसने जवाब दिया, बस हो गया। अगर आप हस्तक्षेप नहीं करने जा रहे हैं तो मुझे मामले को अपने हाथों में लेने के लिए दोष न दें। चौथे भाई, आप बड़े भाई से इस तरह कैसे बात कर सकते हैं? हॉल में बैठे होन परिवार के एक अन्य बुजुर्ग ने होन ली के हाव भाव पर नजर डाली और जल्दी से बीच बचाव करने की कोशिश की। भतीजे होन ताओ के साथ जो हुआ उसके लिए हम सभी बहुत दुखी हैं, लेकिन आपको इतनी कठोर प्रतिक्रिया करने की जरूरत नहीं है। यह आपका बेटा नहीं है जिसे इस तरह पीटा गया है। बेशक आप परेशान नहीं हैं। गुस्से में भरे होंग लियांग ने उसे शांत करने के बुजुर्ग के प्रयास को नजरअंदाज कर दिया। बहुत अच्छा, मैं देखना चाहता हूं कि आप इसे कैसे संभालते हैं, होंग लियांग। मूल रूप से होंग ली ने स्थिति को हल करने के तरीके पर चर्चा करने से पहले होंग लियांग को चेतावनी देने का इरादा किया था, लेकिन होंग लियांग के रवैये ने उसे और भी नाराज कर दिया। उसने तुरंत आदेश दिया, पांचवें भाई, छठे भाई, आप में से किसी को भी इस मामले में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं है। हम जा रहे हैं। क्रोधित और होंग ली से पूरी तरह से अलग हो जाने के बाद होंग लियांग ने गुस्से में अपनी आस्तीन लहराई और अपने नौकरों को गंभीर रूप से घायल होंग ताओ को हॉल से बाहर ले जाने का आदेश दिया। बड़े भाई, क्या हम वास्तव में इसे अनदेखा करने जा रहे हैं? होंग लियांग के चले जाने के बाद अन्य बुजुर्गों ने होंग ली को अपनी चिंताएं बताने से पहले हिचकिचाहट दिखाई। कुछ देर सोचने के बाद होंग ली ने अचानक गहरी आवाज में कहा, अभी उसे थोड़ी परेशानी खड़ी करने दो। मैंने सुना है कि हान परिवार की सबसे बड़ी बेटी अपनी वापसी के बाद से काफी बदल गई है। न केवल उसकी ताकत में नाटकीय रूप से सुधार हुआ है, बल्कि उसने 5वीं रैंक की चोटी की उड़ान वाली जादुई जानवर भी हासिल कर ली है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके साथ आई छोटी लड़की उसकी बड़ी बहन बताई जाती है और उसके पास डू सम्राट की युद्ध शक्ति है। एक डू सम्राट। होंग ली की बातें सुनकर हॉल में मौजूद हर कोई चौंक गया।
हाँ, कोई ऐसा व्यक्ति जो तुरंत एक चोटी के डू किंग विशेषज्ञ को हरा सकता है और उनकी शक्ति को इतनी सटीकता से नियंत्रित कर सकता है कि वे बिना मारे घायल कर सकते हैं, वह कम से कम 3 सितारा डू सम्राट होना चाहिए। होंग ली ने आत्मविश्वास से निष्कर्ष निकाला। होंग ताओ की रक्षा करने वाले बड़े की चोटों की जांच करने के बाद वह और हान यू एक ही गुरु हैं। ऐसा लगता है कि हमें इस मामले की पूरी तरह से जांच करने की जरूरत है। हान यू जियानान अकादमी से आई थी। शायद हमें ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में किसी को भेजना चाहिए। अध्याय 357 जियान की विदाई। सड़क पर घात लगाकर हमला। उसने और हान यू ने एक ही गुरु के अधीन अध्ययन किया है। पूरी तरह से जांच करना आवश्यक लगता है। वह हान यू जियानान अकादमी से आई थी। शायद हमें ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में किसी को भेजना चाहिए। दूसरों के विश्लेषण को सुनकर होंग ली ने सहमति में सिर हिलाया। जैसा आप सुझाव देते हैं वैसा ही करें, जितनी जल्दी हो सके व्यवस्था करें। हाँ बड़े भाई। होंग ली के आदेश को सुनकर हॉल में मौजूद अन्य लोगों ने सम्मान में अपने हाथ जोड़े और जल्दी से कमरे से बाहर निकल गए। जब सभी चले गए तो होंग ली की आंखों में एक अजीब सी झलक दिखाई दी और उसने धीरे से कहा, अगर उस छोटी लड़की हान यू के पास वास्तव में जियानान अकादमी से एक शक्तिशाली गुरु है तो चेन प्र से उसकी शादी जल्दी से तय करना सबसे अच्छा होगा। होंग ली के दिल में उसका बेटा होंग चेन और परिवार की समग्र हित उसकी प्राथमिक चिंताएं थीं। होंग ताओ के मामले की बात करें तो उसने इसे बिल्कुल भी दिल पर नहीं लिया। अगली सुबह हान परिवार की संपत्ति में जियान हान बहनों के साथ नाश्ता खत्म करने के बाद जाने का इरादा लेकर आई। जियान बहन, जुएर अभी भी तुम्हारे साथ और समय बिताना चाहती है। हान जू ने जियान की आस्तीन खींची। उसकी आवाज अनिच्छा से भरी हुई थी। पिछले कुछ दिनों से जियान की युवा दिखने के बावजूद वह खुद को एक बड़ी बहन के रूप में पेश कर रही थी, शक्तिशाली, उदार और अक्सर हानजू को कीमती चीजें उपहार में देती थी जो उसके लिए अमूल्य थी। अब तक हानजू एक छोटी सी छाया की तरह बन गई थी जो हर जगह जियान का पीछा करती थी। जुएर, बड़ी बहन जियान को कुछ महत्वपूर्ण काम निपटाने हैं। वह हर समय तुम्हारे साथ नहीं खेल सकती। ये दृश्य देखकर हान यू ने धीरे से हानजू का हाथ जियान की आस्तीन से हटा दिया और धीरे से बोली। हालांकि वह भी जियान से अलग होने के लिए अनिच्छुक थी, लेकिन उन दोनों के पास पूरा करने के लिए अपने अपने काम थे और वे हमेशा के लिए छोटे तियानदेई शहर में नहीं रह सकते थे। ठीक है, मैं समझती हूँ। हानजू ने जियान की आस्तीन छोड़ दी, अपना सिर नीचे किया। उसकी आवाज कमजोर थी। जुएर, मैं तुम्हें जियानान अकादमी ले जाने के लिए ज्यादा से ज्यादा 2 साल में वापस आऊंगा। जियान को उनका पिछला समझौता याद आया और उसने हानजू से गंभीरता से बात की। ये कहने के बाद जियान ने अपनी स्टोरेज रिंग से एक छोटा लकड़ी का डिब्बा निकाला और उसे हानजू को सौंप दिया। यह ऐसी चीज है जो मुझे बहुत पसंद है। अब मैं इसमें से थोड़ा सा तुम्हें दे रही हूँ। क्या यह ऐसी गोली नहीं है जो तुम हर दिन 10 से ज्यादा खाते हो, जियान बहन? हानजू ने अनुमान लगाया और उसने छोटा डिब्बा लिया और फिर धीरे से ढक्कन उठाया। जियान ने जो दिया था उसे देखकर हान यू मुस्कुराए और नकली ईर्ष्या भरे लहजे में मजाक किया। जुएर, तुम्हें मुझसे बेहतर इलाज मिल रहा है। मैं सीनियर सिस्टर को इतने लंबे समय से जानती हूँ और उसने मुझे ये खजाना कभी नहीं दिया। लेकिन इसे जियान की तरह मत खाओ, एक पूरा का पूरा निगल जाओ। इनमें से प्रत्येक गोली 2 दुर्लभ 5वीं श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को एक साथ मिलाकर बनाई गई है। हान यू ने चेतावनी दी। हान यू के बोलने के बाद जियान ने अपना हाथ हिलाकर कहा, जुए, यह उतना गंभीर नहीं है जितना तुम्हारी बहन कह रही है। बस इन गोलियों को कैंडी की तरह लो। मेरे गुरु ने मुझे ये दी है और इनका स्वाद काफी अच्छा है। अगर आप उन्हें चबा नहीं सकते तो आप जब चाहे धीरे धीरे उन्हें चू सकते हैं। ठीक है। जियान की व्याख्या सुनकर हानजू मुस्कुराए, सिर हिलाया और एक गोली उठाकर अपने मुंह में रख ली। गोली खाने से उसका गाल थोड़ा सा उभर आया, जैसे वह लॉलीपॉप चूस रही हो। ये वाकई बहुत स्वादिष्ट है। अपने मुंह में गोली लेकर हानजू की आंखें उत्साह से चमक उठी और वह बोली। ये देखकर कि हानजू को इसका स्वाद पसंद आया, जियान के चेहरे पर गर्व की चमक आ गई। ठीक है, अब मुझे जाना है। थोड़ी और बातचीत करने के बाद जियान ने अपना छोटा सा हाथ हिलाया, हान बहनों को अलविदा कहा। बड़ी बहन, जल्दी वापस आओ। जियान बहन, जुए तुम्हें याद करेगी। चिंता मत करो छोटी बहन, जब तुम अगले 4 कॉर्नर पवेलियन टूर्नामेंट में भाग लोगी तो मैं निश्चित रूप से देखने के लिए वहां रहूंगा। ये कहने के बाद जियान की आकृति धीरे धीरे आकाश में सिकुड़ गई और जल्दी से हान यू और हानजू की नजरों से ओझल हो गई। 4 कॉर्नर पवेलियन टूर्नामेंट। बड़ी बहन, क्या जियान ने जो कहा वह सच है? तुम अगले 4 कॉर्नर पवेलियन टूर्नामेंट में भाग लेने जा रही हो? अभी भी जियान की बातें अपने मन में सुनते हुए हानजू ने अविश्वास के साथ हान यू से पूछा। ये सच है और मेरा लक्ष्य शीर्ष 8 में जगह बनाना है। हान यू ने बहुत गंभीरता से उत्तर दिया। लेकिन 4 कॉर्नर पवेलियन टूर्नामेंट के प्रतिभागी आमतौर पर 24 या 25 साल के आसपास होते हैं। तुम्हारी उम्र को देखते हुए क्या तुम्हें उसके बाद टूर्नामेंट में भाग नहीं लेना चाहिए? हानजू ने हैरान होकर पूछा। उसने पहले भी 4 कॉर्नर पवेलियन टूर्नामेंट के बारे में सुना था। हर टूर्नामेंट में 8 फाइनलिस्ट अक्सर विलक्षण प्रतिभा वाले होते थे, कुछ तो उच्च रैंक वाले डू सम्राट स्तर तक भी पहुंच जाते थे और वे सभी 4 कॉर्नर पवेलियन के कुलीन शिष्य थे। अब हान यू, जिसने दूसरों की तुलना में कुछ साल बाद साधना शुरू की थी, इन प्रतिभाओं को चुनौती देना चाहती थी। इसके बारे में सोचते ही एहसास हुआ कि यह कितना मुश्किल होगा। यह मेरे गुरु द्वारा मुझे सौंपा गया कार्य है, इसलिए मुझे इसे पूरा करना होगा। इसके अलावा बिना किसी दबाव के मैं कैसे जल्दी से आगे बढ़ सकती हूँ? हान यू ने शांति से कहा। ये कहने के बाद हान यू ने हानजू का सामना किया। उसकी आंखें निर्देश देते हुए केंद्रित थीं। जुए, कुछ दिनों में मैं भी कुछ समय के लिए तियानदेई शहर छोड़ दूंगी। जब मैं दूर रहूंगी तो तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी और हान परिवार पर नजर रखनी होगी। समझ गई बड़ी बहन, मैं याद रखूंगी। हानजू ने अपनी बहन के निर्देशों को स्वीकार करते हुए गंभीरता से सिर हिलाया।
तियानवेई शहर के पूर्वी द्वार के बाहर 100 ली से ज्यादा दूर जियान, जो कुछ ही घंटे पहले हान बहनों से अलग हो गई थी, एक छोटी पहाड़ी के ऊपर रुकी। इस समय उसने अपने हाथों में एक नक्शा पकड़ा हुआ था और ध्यान से उसका अध्ययन कर रही थी। जब वो नक्शा देख रही थी तो अचानक उसके पीछे 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर 7 या 8 तेज हवाएं चलने लगी। क्या तुम मेरा पीछा कर रहे थे? सच में जियान को इन व्यक्तियों की उपस्थिति का बहुत पहले से ही आभास था, लेकिन अब तक उन्हें उजागर करने की जहमत नहीं उठाई थी। जियान की आवाज सुनते ही जंगल में छिपे 8 नकाबपोश काले कपड़े पहने लोगों ने तेजी से उसे घेर लिया। तुम इतनी छोटी लड़की के लिए काफी सतर्क हो, नेता, एक काले कपड़े पहने आदमी एक खतरनाक लहजे में बोला। उसके आभामंडल से लगता था कि वह शिखर पर 7 सितारा डू सम्राट था। उसके बगल में एक साथी 3 सितारा डू सम्राट था और शेष 6 उच्च स्तरीय डू राजा थे। यह महसूस करना कि तुम जैसे कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे थे बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। जियान ने नकाबपोश आदमी की तारीफ पर उदासीनता से कंधे उचका दिए। जब तुम मरने वाले हो तब भी कठोर व्यवहार कर रहे हो। आज मैं तुम्हें ताओ को समझाने के लिए वापस ले जाऊंगा। काले कपड़े पहने आदमी ने अपना मुखौटा नीचे खींच लिया, जिससे उसका चेहरा दिखाई दिया जो होंग ताओ से 8 बिंदु समानता रखता था, वह आदमी जिससे जियान ने पहले सड़क पर मुलाकात की थी। अध्याय 358 जियान की भयानक शक्ति। जब तुम मरने वाले हो तब भी तुम मुंह से बोल रहे हो। आज मैं तुम्हें पकड़कर ताओ को उचित स्पष्टीकरण दूंगा। काले कपड़े पहने आदमी ने अपना मुखौटा नीचे खींच लिया, जिससे उसका चेहरा होंग ताओ से 8 बिंदु समानता वाला दिखाई दिया, जिससे जियान ने सड़क पर मुलाकात की थी। उसके हाथ में एक तेज चमकती हुई कृपाण दिखाई दी, जिसका बर्फ सफेद ब्लेड सूरज की रोशनी में एक ठंडी चमक को दर्शाता था। स्विश स्विश काले कपड़े पहने आदमी ने कृपाण को कुछ बार घुमाया, हवा में आसानी से काटते हुए उसके आसपास के स्थान में सूक्ष्म विकृतियां पैदा कर दी। इस बीच जियान ने अपना नक्शा हटा दिया और अपने हाथों को अपने कूल्हों पर रखकर खड़ी हो गई। काले कपड़े पहने आदमी की हरकतों को दिलचस्पी से देख रही थी। अगले ही पल गहरे नीले रंग का डुकी हुई उस आदमी के शरीर से बाहर निकल आया और पहाड़ी की चोटी के चारों ओर अचानक हवा का झोंका आया। जाहिर है उस आदमी की साधना तकनीक हवा पर आधारित थी, जो अपनी गति और चपलता के लिए जानी जाती थी, जबकि अभी भी काफी हमला करने की शक्ति प्रदान करती थी। फैल जाओ, उसके भागने के सभी रास्ते बंद कर दो और उसे भागने मत दो। उसके आदेश पर 3 सितारा डू सम्राट सहित अन्य लोग जियान को घेरते हुए किनारे की ओर पीछे हट गए। एक अच्छी लड़की बनो और मेरे साथ आओ। जब अन्य लोग फैल गए तो काले कपड़े पहने आदमी ने अपनी मुट्ठी बंद कर ली और नीले रंग का डूकी हुई उसके चारों ओर बवंडर की तरह घूमने लगा। अपनी कृपाण को कसकर पकड़ते हुए उसने जियान पर व्यंग्य किया और फिर जमीन पर जोर से पैर पटक दिया। उसका चेहरा धुंधला हो गया और वह बिजली की गति से उसकी ओर भागा। हिस अपनी पवन आधारित डूकी हुई से प्रेरित होकर काले कपड़े पहने आदमी पलक झपकते ही जियान के सामने आ गया। उसकी कृपाण नीचे गिरी, जिससे ब्लेड की रोशनी की कई चकाचौंध करने वाले आग बने और उसने जियान पर भयंकर निशाना साधा। इस आक्रामक हमले के दौरान जियान ने कोई हथियार नहीं निकाला। इसके बजाय उसने धीरे से अपनी छोटी मुट्ठी को कस लिया और बिना किसी उत्साह के आगे की ओर मुक्का मारा। ब्लेड की रोशनी को पूरी तरह से अनदेखा करते हुए उसकी मुट्ठी सीधे कृपाण की तीखी धार से टकरा गई। बूम! जैसे ही उसकी मुट्ठी ब्लेड से टकराए, प्रभाव के बिंदु पर एक शक्तिशाली ऊर्जा तरंग फूट पड़ी, जिससे कृपाण में शॉकवेव फैल गई। तीव्र कंपन के कारण काले कपड़े पहने आदमी 10 कदम से अधिक पीछे हट गया और उसकी कृपाण को पकड़ने वाले हाथ पर एक बड़ी दरार दिखाई दी, जिससे लगातार ताजा खून बह रहा था। ये कैसे संभव है? उसने अपने नंगे शरीर से तलवार को रोक दिया। और इस तरह की ताकत, क्या यह ऐसी चीज है जो किसी इंसान के पास हो सकती है? अपने अब सुन्न हो चुके दाहिने हाथ को हिलाते हुए काले कपड़े पहने आदमी ने जियान को एक नए भय के भाव से देखा। उनके आसपास के अन्य हमलावरों के चेहरे पर सरासर आश्चर्य के भाव थे। चौथा मास्टर 7 सितारा डू सम्राट है। इस छोटी लड़की ने अपनी ताकत से उसे कैसे पीछे धकेल दिया? क्या वह इंसान भी है? इंसान नहीं तो वह एक जादुई जानवर होगी, लेकिन एक जादुई जानवर को इंसान का रूप लेने के लिए उसे 7वें दर्जे तक पहुंचना होगा। क्या उसके पास वाकई डूजोंग 2 पूर्वज की ताकत हो सकती है? तुम्हारा काम हो गया है न? अब मेरी बारी है। जब काले कपड़े पहने आदमी और दूसरे लोग अभी भी स्थिति को समझ रहे थे तो अचानक जियान की मुट्ठी पर एक चमकदार बैंगनी रोशनी चमक उठी। अब तक उसने कृपाण को रोकने के लिए केवल अपने प्राचीन शून्य ड्रैगन वंश की अपार शारीरिक शक्ति पर भरोसा किया था, लेकिन अब वह अपनी डूकी हुई को चैनल करना शुरू कर रही थी। एक भयंकर दमनकारी आभा हवा में भर गई। किसने सोचा होगा कि एक छोटी लड़की में इतनी भयानक शक्ति हो सकती है? इस पर काले कपड़े पहने आदमी को आखिरकार जियान की असली ताकत का एहसास हुआ। उसने जो आभा बिखेरी वो स्पष्ट रूप से एक उच्च पदस्थ डू सम्राट के स्तर तक पहुंच गई थी। जैसे ही चमकदार बैंगनी रोशनी ने जियान की मुट्ठी को रोशन किया, काले कपड़े पहने आदमी को तुरंत खतरे का भारी एहसास हुआ। उसने जल्दी से अपने कृपाण को अपने सामने रखा और डूकी हुई की एक गहरी सियान ढाल बनाई। चरम प्रकाश मुट्ठी। जैसे ही जियान ने अपने दिल में चुपचाप चिल्लाया, उसके चारों ओर स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा बेतहाशा बढ़ने लगी। उसकी मुट्ठी लगातार 8 बार घूमी, जिससे 8 बैंगनी मुट्ठी के निशान काले कपड़े पहने आदमी और अन्य 7 हमलावरों की ओर इतनी तेज गति से बढ़े कि नंगी आंखों से उन्हें ट्रैक करना मुश्किल हो गया। अच्छा नहीं, जियान को दोनों तरफ से घेरे हुए 7 लोगों ने यह उम्मीद नहीं की थी कि उसके हमले में वे भी शामिल होंगे। जब तक उन्होंने खुद को बचाने की कोशिश की तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बैंगनी मुट्ठी के निशान बिजली की गति से उन पर टूट पड़े। बूम! 8 हिंसक विस्फोटों के बीच 7 सितारा डू सम्राट को छोड़कर सभी 7 हमलावर तुरंत बैंगनी रोशनी में गिर गए। यहाँ तक कि 3 सितारा डू सम्राट भी अपवाद नहीं था, उसका शरीर एक पल में चकनाचूर हो गया। जहां तक काले कपड़े पहने नेता की बात है, उसने अपने सामने जो सियान रंग की ढाल बनाई थी उसने केवल एक पल के लिए अपरिहार्य को विलंबित किया। बैंगनी मुट्ठी का निशान हालांकि थोड़ा कमजोर था, लेकिन छेद गया। उसकी कृपाण सीधे उसके सीने में जा लगी।
उफ! काले कपड़े पहने आदमी के मुंह से खून की एक बूंद निकली और वह टक्कर से कई 100 मीटर पीछे उड़ गया और फिर दूर घने जंगल में जा गिरा। हमलावरों से आसानी से निपटने के बाद जियान ने लापरवाही से अपने हाथों से ताली बजाई, फिर वह नक्शा निकाला जिसे वह पहले पढ़ रही थी और शांति से पहाड़ी की चोटी से दूर चली गई। जियान के जाने के 5 घंटे बाद तियानबेई शहर की दिशा से 3 आकृतियां आईं। ये 3 कोई और नहीं बल्कि हान परिवार के मुखिया और परिवार के 2 सम्राट बुजुर्ग थे। यह लड़ाई के संकेत हैं। जैसे ही वे पहाड़ी के ऊपर पहुंचे, हानवी ने हवा में खून की गंध महसूस की। थोड़ी खोजबीन के बाद उन्हें काले कपड़े पहने आदमी मिल गया जो जियान के हमले से जंगल में गिर गया था। हालांकि उस आदमी का आधे से ज्यादा शरीर मिट्टी में धंसा हुआ था, उसके कपड़े फटे हुए थे। उसकी छाती पर एक भयानक गहरा घाव था जिससे लगातार खून बह रहा था, जिससे आसपास की मिट्टी गहरे लाल रंग की हो गई थी। जब तीनों नए लोग उसके पास पहुंचे तो काले कपड़े पहने आदमी की पहले से बंद आंखें धीरे धीरे खुली और उसकी निगाहों में अत्यधिक उत्तेजना दिखाई दी। चौथे भाई, ये किसने किया तुम्हारे साथ? ये देखकर हानवी उसके पास गया और जल्दी से उसे एक गोली खिलाए उसके शरीर में डूबी हुई डालकर उसे ठीक किया। हॉल में उनके बीच पहले हुए संघर्ष के बावजूद हानवी परिवार के शीर्ष 5 विशेषज्ञों में से एक हान लियान को बिना किसी स्पष्ट कारण के इस तरह से पीटा हुआ देखकर असीम क्रोध से भर गया। ये वही थी, वह छोटी लड़की जिसने ताओ ए को घायल किया था। हान लियान ने कमजोरी से बुदबुदाया, उस छोटी लड़की में इतनी ताकत है। हान लियान का जवाब सुनकर हानवी को गहरा सदमा लगा। उसे पता था कि हान लियांग और उसका समूह उस लड़की का पीछा करने गया था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि जियान इतनी शक्तिशाली हो सकती है। क्या तुम्हें यकीन है कि यह सिर्फ वही थी? क्या हान परिवार से कोई शामिल था? हानवी ने पूछा, उसका स्वर संदेह से भरा था। अध्याय 359 16 वेनेरिक का आगमन। नहीं, हान परिवार इसमें शामिल नहीं था, ये सिर्फ वो छोटी लड़की थी। उसने अपनी नंगी मुट्ठियों से मेरे ब्लेड को रोकने में कामयाबी हासिल की। जब उसने सच में हमला किया तो मुझे गंभीर रूप से घायल करने के लिए सिर्फ एक वार की जरूरत थी और बाकी सभी लोग उसे एक वार से तुरंत मारे गए। अपनी कुछ चोटों को ठीक करने के लिए एक गोली निगलने के बाद हान लियांग ने पहले की घटनाओं को विस्तार से बताना शुरू किया। वह बहुत छोटी दिखती है, फिर भी वह अपने शरीर से हथियारों का सामना कर सकती है और एक बार में आप में से 8 को हरा सकती है। ऐसे तरीके मैं भी हासिल नहीं कर सकता। हान लियांग की बात सुनकर हानवी ने एक पल के लिए सोचा और फिर चौंक कर कहा, क्या वह उनमें से एक हो सकती है? एक 7वीं स्तरीय पूर्वज स्तर का रूपांतरित जादुई जानवर। मैं भी यही सोचता हूँ। हान लियांग ने असहाय होकर आह भरी। बड़े भाई, अगर वह छोटी लड़की वास्तव में एक रूपांतरित जादुई जानवर है तो जरा सोचिए कि उसका मालिक कितना भयानक होगा। अगर उसका मालिक अपना क्रोध हान परिवार पर निकालता है तो हम बर्बाद हो जाएंगे। हानवी के साथ आए 2 सम्राट विशेषज्ञ याद करते हुए कि जियान और हानयू प्रशिक्षण में बहने थी, अपने डर को व्यक्त करने से खुद को रोक नहीं पाए। आपको आज की घटनाओं के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए। उनका विश्लेषण सुनकर हानवी का चेहरा बेहद गंभीर हो गया। दोनों को कोई भी जानकारी लीक न करने की चेतावनी देने के बाद वह तनावपूर्ण भाव के साथ हान लियान की ओर मुड़ा। चौथे भाई, क्या उस छोटी लड़की को आपकी पहचान के बारे में पता चला? हानवी ने धीमी आवाज में पूछा। स्थिति को याद करते हुए हान लियान ने जवाब दिया, मेरी पहचान? उस समय मैंने केवल यह उल्लेख किया था कि मैं ताओ ए का बदला लेना चाहता था। उसने इस पर बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं की। वास्तव में मुझे घायल करने के बाद उसने इस बात की कोई चिंता नहीं दिखाई कि मैं जीवित रहूं या मर जाऊं। ये सुनकर हानवी की अभिव्यक्ति और भी गंभीर हो गई। मूर्ख, तुमने वास्तव में हान ताओ का नाम लिया। अब उसे पक्का पता चल जाएगा कि तुम हान परिवार से हो। हानवी गुस्से में दहाड़ उठा। हानवी, यह मेरी गलती है। अगर कोई परेशानी आती है तो मैं अकेले ही उसे झेल लूंगा। हान लियांग ने अपने दांत पीसते हुए जोश से जवाब दिया, तुम इसे कैसे झेलोगे? उस छोटी लड़की का मालिक शायद हमारे पूर्वजों के लिए भी ठीक नहीं होगा। हानवी ने हान लियांग के जिद्दी रवैये पर व्यंग्य किया। एक पल के लिए हान लियांग अवाक रह गया, उसकी आंखें पछतावे से भर गईं। एक लंबी चुप्पी के बाद हानवी ने गहरी सांस ली और कहा, मैं किसी को तुम्हें और उस बदमाश हान ताओ को तियानबेई शहर से बाहर ले जाने की व्यवस्था करूंगा। हम लोगों को बता देंगे कि तुम शहर के बाहर एक लड़ाई में मारे गए। जब तक मुझे उस लड़की की पृष्ठभूमि के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं मिल जाती तुम्हें हान परिवार से नहीं जुड़ना चाहिए। हानवी के निर्णय को सुनकर हान लियांग की भावनाएं जटिल हो गईं, लेकिन उसने हार मानते हुए सिर हिला दिया। 5वें भाई, यह स्थिति को संभालो। 6ठे भाई, तुम मेरे साथ हान परिवार के पास आओ। अपना निर्णय लेने के बाद हानवी धीरे से खड़ा हुआ और अपने पीछे खड़े 2 लोगों से बात की। हम इस समय हान परिवार के पास क्यों जा रहे हैं? उनमें से एक ने आश्चर्य से पूछा। माफी मांगने के लिए। जियामा साम्राज्य के यूनलान संप्रदाय के पीछे के पहाड़ों में 9 रंग की घाटी में गूही, जो यूनियन के बगल में साधना कर रहा था, ने अचानक अपनी आंखें खोली। कुछ क्षण पहले उसके दिमाग में एक संदेश आया था। सोलहॉल के एक सम्मानित बुजुर्ग ये मिंग, जिन्होंने एक कठपुतली बीज प्रत्यारोपित किया था, अपने वरिष्ठ से संपर्क करने में कामयाब रहे थे और उन्हें स्वर्गीय ज्वाला फॉलन हॉट फ्लेम के पतन के बारे में सफलतापूर्वक आश्वस्त किया था। दोनों अब सेंट्रल प्लेन से ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र की ओर पूरी गति से भाग रहे थे। गूही को ये मिंग से मिली जानकारी के आधार पर उसने अनुमान लगाया कि उसके वरिष्ठ की ताकत 6 सितारा डूवेनेरिक के स्तर तक पहुंच गई होगी। हालांकि उसके क्लोन की ताकत उसे इस स्तर के किसी व्यक्ति से लड़ने की अनुमति दे सकती है, लेकिन उसे पूरी तरह से पकड़ना मुश्किल होगा। लगता है इस बार मुझे खुद ही कदम उठाना पड़ेगा, गूही ने धीरे से खड़े होते हुए खुद से कहा। पति गूही को अचानक उठते हुए देखकर यून, जो उसके बगल में साधना कर रहा था, ने उसे आवाज लगाई। यून, मुझे ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र की एक और यात्रा करनी है। मुझे कुछ जरूरी काम निपटाना है, गूही ने सीधे सीधे समझाया। तुम कब तक जाओगे? यून ने धीरे से पूछा, उसकी आंखें गर्मजोशी से भरी हुई थी।
ज्यादा से ज्यादा आधा महीना, शायद मैं और भी पहले लौट आऊं, बूही ने जवाब दिया। तो जल्दी से वापस आओ, हो सकता है कि जब तक तुम वापस आओगे लियूलिंग और जियान भी वापस आ गए होंगे। ये सुनकर कि बूही को जरूरी काम है और वह आधे महीने के भीतर वापस आ जाएगा, यून ने समझदारी से उसके साथ जाने पर जोर नहीं दिया। तो मैं जाती हूँ। उन अंतिम शब्दों के साथ बूही की आकृति चुपचाप नौरंग की घाटी से गायब हो गई। कुछ ही समय में बूही ने यूनलान संप्रदाय के क्षेत्र को छोड़ दिया था। सोलहॉल वेनेरेट की गति को देखते हुए येमिंग के साथ बैठक बिंदु तक पहुंचने में लगभग 5 या 6 दिन लगेंगे। किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए बूही ने समय से पहले पहुंचने का फैसला किया। 4 दिन पलक झपकते ही बीत गए। पूरी गति से यात्रा करते हुए बूही आखिरकार ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में पहुंच गया और जल्द ही एक उजाड़ घाटी में पहुंच गया, जैसा कि येमिंग के साथ सहमति हुई थी। उसने धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की। येमिंग के साथ अपने संबंध के माध्यम से बूही ने अनुमान लगाया कि सोलहॉल वेनेरेट लगभग 8 घंटे में पहुंच जाएगा। इस समय बूही ने सावधानी से अपनी आभा को छिपाया, हमला करने के लिए सही अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। ये सुनिश्चित करने के लिए कि सब कुछ सुचारू रूप से चले, बूही ने अपने क्लोन को साधना रोककर उस स्थान पर जल्दी से जाने को कहा। येमिंग, क्या तुम्हें यकीन है कि यहाँ एक गिरे हुए हृदय की ज्वाला है? मुझे स्वर्गीय ज्वाला का जरा सा भी निशान क्यों नहीं मिला? येमिंग के साथ यात्रा कर रहे एक लाल बालों वाले बुजुर्ग ने बूही की घाटी से 200 मील से भी कम दूरी पर बोलते हुए भौहें सिकुड़ी। भगवान रक्त पूजक, मैं कसम खाता हूँ कि यह सच है। मैंने गिरे हुए हृदय की ज्वाला को स्पष्ट रूप से देखा था और यह निश्चित रूप से लावारिस थी, येमिंग ने लाल बालों वाले बुजुर्ग के संदेह के जवाब में जोर से समझाया। इसके अलावा अगर ज्वाला की आभा दूर तक फैलती तो क्या दूसरों को ये बहुत पहले ही नहीं मिल जाती? रक्त पूजक अभी भी कुछ हद तक सशंकित बोला, ठीक है, अगर ज्वाला वास्तव में यहाँ है तो मैं अपने वादे के मुताबिक इनाम पाऊंगा। जैसे ही वे बोले, दोनों ने अपनी गति बढ़ा दी और जल्द ही वो छोटी घाटी दिखाई देने लगी जहां बूही और उसका क्लोन इंतजार कर रहे थे। क्लोन की स्थिति से गिरे हुए हृदय की ज्वाला की एक हल्की आभा जानबूझकर लीक हो रही थी, जिससे घाटी के पास पहुंचने पर रक्त पूजक की प्रत्याशा बढ़ गई। जैसे ही रक्त पूजक पास पहुंचा, उसने अचानक एक अलग हल्की असामान्य आभा देखी। कोई यहाँ है। उसके कदम तेज हो गए और एक नजर में उसने घाटी की तल पर एक सफेद वस्त्र पहने हुए आदमी को बैठे देखा। गिरे हुए हृदय की ज्वाला की आभा इस आदमी से निकल रही थी। ये देखकर बूही से आदेश प्राप्त करते हुए येमिंग ने जल्दी से कहा, भगवान रक्त पूजक, उसने अभी तक ज्वाला को परिष्कृत नहीं किया है, चलो उसे रोकते हैं। यह आदमी सिर्फ एक 4 सितारा डू पूजक है और वह ये सोचने की हिम्मत करता है कि वह इस तरह के खजाने का दावा कर सकता है। वास्तव में अज्ञानी। रक्त पूजक ने नीचे सफेद वस्त्र पहने हुए आदमी के प्रति तिरस्कार से भरकर उपहास किया। अध्याय का अंत। अध्याय 360 विश्वासघात। रक्त पूजक को नियंत्रित करना। यह महसूस करते हुए कि नीचे वाला व्यक्ति गिरे हुए हृदय की ज्वाला को परिष्कृत करने के महत्वपूर्ण क्षण पर था, रक्त पूजक का बूढ़ा चेहरा उत्साह से चमक उठा। अगले ही क्षण बिना किसी हिचकिचाहट के उसने 6 सितारा डू पूजक के रूप में अपनी शक्तिशाली आभा को प्रकट किया। उसका हाथ घाटी के तल पर बैठे सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति की ओर तेजी से मुड़ा। तुरंत घाटी में स्थानिक ऊर्जा का एक विशाल उछाल फूट पड़ा। जब यह ऊर्जा सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति के आसपास के क्षेत्र में पहुंची तो एक हिंसक टक्कर हुई और एक अदृश्य ज्वाला अजगर उस व्यक्ति के शरीर से बाहर निकल आया। हालांकि इसे उस व्यक्ति ने फिर से जल्दी से रोक लिया। मित्र, बिना किसी कारण के गिरे हुए हृदय की ज्वाला के मेरे शोधन में बाधा डालना, क्या आपको लगता है कि मुझे धमकाना आसान है? सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति ने ऊपर रक्त पूजक की भारी उपस्थिति को महसूस करने पर डर का कोई संकेत नहीं दिखाया। स्वर्गीय ज्वाला जैसा खजाना तुम्हारे पास होने के लायक नहीं है। रक्त पूजक का चेहरा तिरस्कार से भरा हुआ था क्योंकि उसने सफेद वस्त्र पहने आदमी की ओर इशारा किया था। अगर तुम आज्ञाकारी होकर गिरे हुए हृदय की ज्वाला को सौंप दोगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन अगर तुम विरोध करते हो तो मुझे निर्दयी होने का दोष मत दो। अगर तुम स्वर्गीय ज्वाला को जब्त करना चाहते हो तो चलो देखते हैं कि तुम्हारे पास क्षमता है या नहीं। रक्त पूजक की धमकियों से बेपरवाह सफेद वस्त्र पहने आदमी ने तेजी से ज्वाला अजगर को एक विशेष रूप से तैयार की गई बोतल में बंद कर दिया। तुरंत उसके शरीर से मोटी डूबी हुई ऊर्जा का एक उछाल निकला। तुमने खुद मौत को चुना है, मुझे दोष मत दो। एक ठंडी चीख के साथ रक्त पूजक ने अपने हाथ में ऊर्जा को आधा मीटर लंबे रक्तलाल घुमावदार ब्लेड में संघनित किया। जैसे ही यह रक्तलाल ब्लेड दिखाई दिया, घाटी के ऊपर का आसमान थोड़ा काला हो गया। फिर ब्लेड के एक झटके के साथ 5 मीटर लंबी एक विशाल रक्तचाप निकली जो हवा को चीरती हुई यहाँ तक कि जिस स्थान से गुजरी उसे चीरती हुई प्रतीत हुई। रक्तचाप की जबरदस्त शक्ति को देखने के बाद सफेद वस्त्र पहने हुए व्यक्ति जो अब तक शांत था के चेहरे पर थोड़ा सा बदलाव आया। अगले ही पल उसकी आकृति अचानक घाटी के तल से गायब हो गई और आकाश में फिर से प्रकट हुई, रक्त पूजक और येमिंग का सामना करते हुए। भयानक रक्तचाप ने घाटी के तल पर एक जबरदस्त विस्फोट के साथ प्रहार किया जिससे लगभग 100 मीटर लंबी एक विशाल दरार बन गई। हिंसक झटकों के कारण अनगिनत पत्थर टूटकर घाटी में गिर पड़े। क्या भयानक चाल है। सफेद वस्त्र पहने हुए व्यक्ति को लगभग टेलीपोर्ट की तरह अपने हमले से बचते हुए देखकर रक्त पूजक के चेहरे पर घृणा का भाव फीका पड़ने लगा। भगवान रक्त पूजक, हालांकि उनकी चाल की तकनीक अजीब है लेकिन इसमें बहुत अधिक ऊर्जा की खपत होती है, वे इसे लंबे समय तक बनाए नहीं रख पाएंगे। येमिंग ने सम्मानपूर्वक सुझाव दिया। येमिंग के शब्दों को सुनकर रक्त पूजक ने थोड़ा सिर हिलाया और फिर कहा, येमिंग मेरे साथ हमला करो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, रक्त पूजक का शरीर रक्त प्रकाश की एक लकीर में बदल गया जो सीधे सफेद वस्त्र वाले व्यक्ति की ओर दौड़ा। उसके ठीक पीछे येमिंग करीब से पीछा कर रहा था। मैं यह मानने से इनकार करता हूं कि तुम हमेशा के लिए टेलीपोर्ट कर सकते हो। पलक झपकते ही रक्त प्रकाश सफेद वस्त्र वाले व्यक्ति तक पहुंच गया था। रक्त पूजक ने अपने ब्लेड को दोनों हाथों से पकड़कर उसे उस पर जोर से घुमाया। उस पल सफेद वस्त्र वाले व्यक्ति के बगल में अचानक एक अजीब उतार चढ़ाव उभरा।
अगले ही पल एक मोटी चांदी की बिजली का बोल्ट अंतरिक्ष से बाहर निकला, जो एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की आकृति में बदल गया। जैसे ही मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति दिखाई दिया, उसके हाथ से एक बैंगनी लौ निकली और सफेद वस्त्र वाले व्यक्ति के साथ वे रक्त पूजक के ब्लेड से आमने सामने मिले। साथ ही रक्त पूजक के पीछे डूबी हुई ऊर्जा का एक विशाल उछाल इकट्ठा हो रहा था। बैकअप है। अधेड़ उम्र के आदमी को अचानक आते देख ब्लड वेनेरेट के चेहरे पर गंभीर भाव आ गए, क्योंकि उसके हाथ में मौजूद बैंगनी रंग की लौ से खतरनाक आभा निकल रही थी। इसके तुरंत बाद खून से लाल रंग का ब्लेड सफेद कपड़े पहने आदमी और अधेड़ उम्र के आदमी के संयुक्त हमलों से हिंसक रूप से टकराया। ब्लेड से एक तीव्र गर्मी फैल गई, जो लगातार ब्लड वेनेरेट के शरीर की ओर रिस रही थी। टक्कर से उत्पन्न ऊर्जा के झटके का फायदा उठाते हुए ब्लड वेनेरेट ने खुद को जल्दी से पीछे की ओर धकेला। हालांकि जो उसने उम्मीद नहीं की थी वह हुआ ये मिंग, जो उसके पीछे ऊर्जा इकट्ठा कर रहा था, ने ब्लड वेनेरेट की बेपरवाह पीठ पर हमला कर दिया। ये मिंग, तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रहे हो? ब्लड वेनेरेट का चेहरा गुस्से से भर गया, क्योंकि उसने महसूस किया कि उसकी पीठ की ओर भारी ऊर्जा दौड़ रही है। तुम्हें मारने के लिए। ये मिंग का लहजा अब सम्मानजनक नहीं था। अपनी हथेली के एक तेज धक्के के साथ उसने जो विशाल डूकी हुई इकट्ठा किया था वह आगे की ओर बढ़ा और रक्त पूजक की पीठ की ओर तेजी से बढ़ा। भले ही रक्त पूजक 7 सितारा डू पूजक हो, लेकिन पूरी तरह से असुरक्षित होने के कारण वह 4 सितारा डू पूजक के हमले को सीधे उस पर हमला करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। भयंकर हमले के तहत रक्त पूजक का शरीर अपनी जगह पर जम गया, उसकी पीठ खून से लथपथ हो गई। हालांकि वह गिरा नहीं। जैसे ही वह पीछे देखने के लिए मुड़ा, उसकी आंखों में ये मिंग के प्रति जहरीली नफरत भरी हुई थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र की इस यात्रा के परिणामस्वरूप उसका अपना अधीनस्थ बाहरी लोगों के साथ मिलकर उसकी जान लेने की साजिश रचेगा। ये मिंग, अगली बार जब मैं वापस आऊंगा तो मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, तुम्हारी आत्मा को चीर दूंगा और हर दिन उसे कोड़े मारूंगा। अधेड़ उम्र के व्यक्ति की उपस्थिति ने पहले ही ब्लड वेनेरेट को खतरे का आभास करा दिया था, और ये मिंग के विश्वासघात ने उसे भारी झटका दिया। अब उसके पास लड़ाई जारी रखने की इच्छा नहीं थी। ये क्रूर धमकी देने के बाद उसने शून्य में फिसलकर भागने का प्रयास किया। जैसे ही ब्लड वेनेरेट के चारों ओर का स्थान विकृत होने लगा, उसका आकार तेजी से शून्य में गायब हो गया। भागने की कोशिश कर रहे हो? रक्त पूजक की निर्णायक वापसी को देखकर गूही, जो अभी अभी प्रकट हुआ था, चांदी की बिजली की चमक में बदल गया, उस स्थान की ओर बढ़ गया जहां रक्त पूजक गायब हो गया था। चांदी की बिजली के शून्य में प्रवेश करने के 1 सेकंड से भी कम समय में आसमान में अचानक हजारों मीटर दूर एक काली दरार दिखाई दी। रक्त पूजक, जो अभी अभी अंतरिक्ष से भागने की कोशिश कर रहा था, अचानक दरार से बाहर निकल आया। उसका कंधा स्पष्ट रूप से धंसा हुआ था। कुछ क्षण बाद गूही की आकृति धीरे धीरे उसके पीछे उभरी। तुम कौन हो? तुम्हारे पास इतनी शक्तिशाली स्थानिक पारगमन क्षमताएं कैसे हो सकती हैं? रक्त पूजक, जो अब फिर से शून्य में गंभीर रूप से घायल हो गया था, अपनी आंखों में गहरे भय के साथ गूही को घूर रहा था। वह जानता था कि प्रतिद्वंद्वी की ताकत के साथ आज अपने आप बच निकलना लगभग असंभव होगा। रक्त पूजक के सवाल के जवाब में गूही ने हल्के से हंसते हुए कहा, तुम बहुत सारे सवाल पूछ रहे हो। जैसे ही गूही ने बोलना समाप्त किया, उसके क्लोन ने एक अदृश्य फ्लेम पाइथन को ब्लड वेनेरेट के करीब आने के लिए प्रेरित किया। उसी समय ये मिंग भी हमला करने के लिए आगे बढ़ा। हाँ, किसने सोचा होगा कि ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र जैसी छोटी जगह एक 5 सितारा डू वेनेरेट और 2 4 सितारा डू वेनेरेट को इस तरह से लाइनअप में इकट्ठा कर सकती है। अध्याय का अंत।